अब सवाल इस प्रकार से पूछा जाएगा आपकी परीक्षा में, कैसा सवाल है वो बन सकता है। तो देखिए प्रश्न क्या पूछ लिया है कि आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार इनमें से कौन सा युग्म जो है वो आपका सुमेलित नहीं है। 11 से 2024-25 की अवधि के दौरान कृषि एवं संबंधित क्षेत्र की स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में चक्रवर्ती वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही है। वर्ष 2024-25 में राजस्थान की कुल सकल राज्य मूल्य वर्धन में स्थिर कीमतों पर कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है। तो राजस्थान की किस कृषि फसल की उत्पादकता किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक रही है। भू उपयोग सांख्यिकी 2023-24 के अनुसार राजस्थान में भूमि उपयोग के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो बड़े आकार की भूजोतों की संख्या में कमी हुई है। तो बड़े आकार का भूजोत कम कैसे हुआ, कम होने की वजह क्या रही। 2024-25 में राजस्थान राज्य के खरीफ फसलों के अंतर्गत फसल क्षेत्र की आय में सर्वाधिक योगदान किस फसल का है। उन फसलों का चयन कीजिए जिसके उत्पादन में राजस्थान का देश के कुल उत्पादन में 40% से अधिक योगदान। राजस्थान में सबसे ज्यादा जो खर्चा होता है, बजट का एक्सपेंडिचर जो होता है, वो किस क्षेत्र में किया जाता है कि राजस्थान में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन है वो कितना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो टेबल है वो यही है। ठीक है, यहाँ से डेफिनेटली सवाल है वो पूछे जाने की बहुत बहुत ज्यादा संभावना रहती है और हर परीक्षा में यहाँ से पूछा ही जाता है। नमस्कार, आप सभी का एक बार पुनः ओम डिजिटल स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। इस सेशन में हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान की आर्थिक समीक्षा के बारे में, वो भी कृषि के विशेष संदर्भ में। तो कृषि के अंतर्गत हमने कुछ बेसिक सी चीज़ें पढ़ी पिछले सेशन में, तो सबसे पहले तो उनका हम रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा बहुत। लास्ट वाली जो क्लास है उसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि राजस्थान में जो सकल राज्य मूल्यवर्धन है उसमें कृषि का जो योगदान इत्यादि है वो देखा, और कृषि से जुड़े हुए जो संबंध जो क्षेत्र है, अलाइड जो सेक्टर है, उसका हमने योगदान है वो डिस्कस करा था। तो कृषि के बारे में जो योगदान है वो कितना क्या है, तो हमने देखा कि 26.92% जो है ये हमारा प्रचलित मूल्यों पर राज्य के सकल मूल्यवर्धन में कृषि का योगदान हमने वो डिस्कस किया। और स्थिर मूल्यों पर आपसे पूछ लिया जाए कृषि का योगदान, तो वो कितना था, 26.54%। अब जो 26.92% जो है प्रचलित मूल्यों पर जो योगदान है, वो राष्ट्रीय अखिल भारतीय जो आपका योगदान है उससे क्या है, ज़्यादा है। यानी कि अखिल भारतीय जो आपका जीवीए की बात करें हम, तो उसमें कृषि का जो योगदान है वो 17.77% है। जबकि राजस्थान के संदर्भ में हम देखें तो राजस्थान में कृषि का योगदान राज्य की अर्थव्यवस्था में कितना है, 26.92% है। तो अखिल भारतीय से है वो ज़्यादा है। उसके बाद में हमने ये भी डिस्कस करा कि कृषि का जो योगदान है 26.92%, ये योगदान आपका निरंतर रूप से क्या है, प्रचलित मूल्यों पर और स्थिर दोनों मूल्यों पर क्या है, इसमें वृद्धि होती जा रही है। हमने ये भी चीज़ देखी कि 2011 की बात करें, 2011-12 में ये जो योगदान था वो 1.19 लाख करोड़ रुपए था। ठीक है, करोड़, ये आपका लाख में लाख करोड़ रुपए था। कब, 2011-12 में, जो कि बढ़कर के 2 लाख करोड़ के समथिंग है वो हो जाता है 2024-25 में। ठीक है, तो ये आपका कितना है, 2.19 लाख के आसपास में, यानी कि 2 लाख करोड़ रुपए हो गया। तो यहाँ पर ये जो चक्रवर्ती वार्षिक जो वृद्धि दर है, वार्षिक वृद्धि दर है, सीएजीआर है, वो कृषि का कितना हमें देखने को मिला है। तो ये जो सीएजीआर है स्थिर मूल्यों पर 4.76% हमें देखने को मिला है 2011-12 से 2024-25 के संदर्भ में। तो ये चीज़ हमने डिस्कस करी। इसी के साथ में हमने ये भी देखा कि 2020-21 से लेकर के 2024-25 में भी आपका काफ़ी योगदान है वो ज़्यादा है, वो बड़ा है। और 2011-12 से लेकर के 2024-25 की बात करें, ये स्थिर मूल्यों पर है। प्रचलित मूल्यों की बात करें तो प्रचलित मूल्यों पर हमने देखा कि कृषि का जो योगदान है वो 26.92% है। यानी कि अगर करोड़ों में पूछ लिया जाए तो वो कितना है, 4.23 लाख करोड़ रुपए है। ये आपका प्रचलित मूल्यों पर कृषि का ऑल ओवर जीएसवीएमई योगदान हमने वो डिस्कस करा। अब ये जो 4.23 लाख करोड़ जो है प्रचलित मूल्यों पर कृषि का जो योगदान है, इस योगदान में हमने ये भी देखा कि अलग अलग इसके कुछ क्या है, अलाइड सेक्टर है, इसके उप क्षेत्र है, संबंध क्षेत्र है कृषि के बहुत सारे, जिसमें अलग अलग का योगदान हमने डिस्कस करा। जिसमें हमने देखा कि सबसे ज़्यादा कृषि के संबंध क्षेत्रों में योगदान किसका है, तो पशुधन का योगदान हमने सबसे ज़्यादा है वो देखा। कितना था, तो पशुधन का योगदान हमने देखा 46.77%। और संख्या में देखा जाए तो 1.98 लाख करोड़ जो योगदान है वो हमें किस में देखने को मिला, पशुधन में। दूसरा जो योगदान है किस सेक्टर का है, दूसरा है फसलों का है, फसलों का। और फसलों का हमने देखा 46.17% था, यानी कि 1.95 लाख करोड़ रुपए।
ठीक है। इसके बाद में जो है वो आपका तीसरा किसका देखने को मिला है, वानिकी का है। वानिकी में कितना था, 6.51%। और चौथा जो है वो आपका मत्स्य, मत्स्य का कितना था, 0.51%। ठीक है। तो ये आपका टोटल कुल मिलाकर के कृषि से जुड़े हुए संबंध क्षेत्रों का योगदान, जिसमें हमने एक चीज और भी डिस्कस करा कि पशुधन में जो 46.77% का जो योगदान है, तो पशुधन के अंतर्गत सबसे ज्यादा योगदान और किसका है, तो पशु के अंतर्गत हमने ये भी चीज पढ़ी कि पशुधन में सबसे ज्यादा जो योगदान करता है कौन है, नंबर 1 पर दुग्ध उत्पादन है। ठीक है। यानी कि दुग्ध का योगदान कितना है, 80% प्लस दुग्ध का योगदान है। फसलों के अंतर्गत हमने देखा कि एक तो खरीफ फसलें और एक जो है वो आपकी रबी फसलें। खरीफ फसलों के अंतर्गत सबसे ज्यादा जो योगदान वाली 3 फसलें कौन कौन सी है, तो खरीफ के अंतर्गत हमने देखा कि सबसे ज्यादा मूंगफली का योगदान है। उसके बाद में जो है वो आपका बाजरा, और फिर जो है वो तीसरा योगदान सबसे ज्यादा हमें किसको देखने को मिला था, मूंग का। तो मूंगफली, बाजरा और मूंग। ठीक है। तो ये आपकी 3 योगदान वाली हमने खरीफ की फसलें देख ली। रबी के अंतर्गत सबसे ज्यादा योगदान जो राई और सरसों का है, तो सरसों 1 नंबर पर था। उसके बाद में अगर हम बात करें तो 2 नंबर पर किसका हो गया, गेहूं का। और 3 नंबर पर जो है वो आपका चना। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखिएगा कृषि के में फसलों के अंतर्गत कि चना है, गेहूं है, सरसों है, ये किसकी फसल है, तो रबी की फसल है। ठीक बात है। तो ये सारी जो चीजें हमने पिछले सेशन में डिस्कस करी, बहुत ही सिंपल चीजें हैं। अब आगे हम चर्चा करते हैं कि राजस्थान में कृषि में भू उपयोग का वर्गीकरण देखते हैं, यानी कि राजस्थान की जो भूमि है उसका उपयोग किस प्रकार से किया जा रहा है। राजस्थान में 3,42,239 वर्ग किलोमीटर जो आपके क्षेत्रफल है टोटल जो, ठीक है। और ये भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। भारत का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 10.41% जो है वो भाग राजस्थान में है। तो ये राजस्थान का जो ज्योग्राफिकल एरिया है, इस क्षेत्र में कहाँ पर जो भूमि है वो उसका यूज क्या क्या हो रहा है, कितना प्रतिशत भूमि किस उपयोग में है वो लाई जा रही है, तो ये हम लैंड यूजेज है वो डिस्कस करेंगे। और यहाँ से बहुत बार परीक्षा में जो सवाल है वो पूछ लिया जाता है कि कौन सी पर्टिकुलर भूमि है वो किस उपयोग में, कितनी जो भूमि है वानिकी के अंतर्गत कितना है, बंजर भूमि कितनी है, ऊसर भूमि कितनी है, निवल बोया गया या शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है। तो ये काफी बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए, लैंड यूज जो क्लासिफिकेशन है, यानी कि आपका भू उपयोग है, तो भू उपयोग से संबंधित जो अभिलेख है ये कौन रखता है, ये जो आपके रिकॉर्ड है वो कौन रखता है, डेटा कौन जारी करता है। तो भू उपयोग से संबंधित जो डेटा है वो लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट, भू राजस्व जो विभाग है इसका अभिलेख रखता है। तो कभी कभार ये पूछ लिया जाए भू उपयोग, तो भू उपयोग का जो वर्गीकरण इत्यादि है इसका जो अभिलेख है वो कौन रखता है, तो हमें ध्यान में रखना है इस संबंधी जो रिकॉर्ड है, अभिलेख है, ये भू राजस्व विभाग के द्वारा है वो रखा जाता है। भू राजस्व विभाग ये रिकॉर्ड है वो रखता है। दूसरी बात है कि एक हमारा जो होता है प्रशासनिक इकाइयों का वर्गीकरण, जैसे राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। इसी प्रकार से देश के 28 राज्य हैं, अलग अलग राज्यों का अलग अलग क्षेत्रफल है, उसका एक पर्टिकुलर बाउंड्री होती है, उसका मैप है वो जारी किया जाता है। तो वो जो आपका क्षेत्र है, प्रशासनिक इकाइयों का जो ज्योग्राफिकल जो क्षेत्रफल है उससे संबंधित जो रिकॉर्ड है, वो जो रिकॉर्ड किसके पास में होता है, तो वो रिकॉर्ड संधारित करने का जो दायित्व होता है वो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का होता है। सर्वे ऑफ इंडिया वो सारा रिकॉर्ड रखता है। और जो आपकी प्रशासनिक इकाइयों का मैप इत्यादि जो जारी करता है वो कौन करता है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा है वो किया जाता है। जैसे राजस्थान का मैप हो गया, तो राजस्थान का स्केल आधारित, बाकी तो मैप कोई भी हम बना सकते हैं, लेकिन स्केल आधारित जो मैप है वो पूरी तरीके से आपका कौन सी बाउंड्री कितनी क्या उसकी सीमा है इत्यादि है, वो सारा जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा समय समय पर जारी किया जाता है। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो अभिलेख रखता है वो एक स्थायी होता है, यानी कि राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, तो वो उतना ही रहेगा, बशर्ते कोई दूसरा राज्य है उसमें शामिल किया जाए या कुछ भूभाग दूसरे राज्य में शामिल नहीं किया जाए, तब तक ये 2025 में, 26 में, 27 में या 30 में उतना ही रहने वाला है। लेकिन
ये जो आपका भू उपयोग से संबंधित जो आपका लैंड यूजेज वाला जो भूमि का जो क्षेत्रफल है, जो रिकॉर्ड है, ये आपका टाइम टू टाइम थोड़ा बहुत बदलता भी रहता है, क्योंकि ये जो है रिकॉर्ड में कितनी जो भूमि है, यानी कि अलग-अलग जो कृषक होते हैं, उनके पास में अलग-अलग जो भूजोत धारक हैं, उनके पास में भूस्वामियों के पास में कितनी क्या भूमि है, तो उसका एक रिकॉर्ड होता है और वो जो डेटा है उसमें थोड़ा बहुत कमी या वृद्धि है वो हमेशा हर साल है वो देखने को मिलती है। तो अगर बात करें वर्ष 2023-24 की, तो वर्ष 2023-24 में राजस्थान में कुल कितनी भूमि रिपोर्ट की गई थी? तो राजस्थान में 3,342.74 लाख हेक्टेयर जो है, ये आपकी टोटल भूमि रिकॉर्ड की गई। इससे पहले वाली में आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत इसमें है वो आपको पॉइंटों में अंतर है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, 342 तो लगभग यही रहेगा, लेकिन ऊपर वाला जो पॉइंट है उसमें थोड़ा बहुत अंतर आपको आगामी साल में और प्रीवियस सालों में देखने को मिलेगा। तो ये भू राजस्व विभाग का जो आपका वर्गीकरण है, इसमें आपका क्या है, एक रिकॉर्ड के आधार पर है वो रहता है, तो इसमें कमी या वृद्धि है वो हमें देखने को मिलती है, जबकि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का जो है वो ज़्यादा स्थायी होता है। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें, 342.7 लाख हेक्टेयर जो है वो राजस्थान में रिपोर्ट की गई भूमि है, ठीक है? और इसमें 342 लाख हेक्टेयर में 53.10% जो है वो आपका शुद्ध बोया गया क्षेत्र है या निवल बोया गया क्षेत्र है। यानी कि राजस्थान में टोटल भूमि पर आधा, यानी कि 50% से ज़्यादा भाग पर क्या होती है, बुवाई होती है। ठीक बात है, कितना बोया गया क्षेत्र है? 53.10, ये वाला क्षेत्र देख रहे हैं, तो ये सारा आपका इस पर इतने भाग पर है वो बुआई होती है, और शेष वाला जो इससे 50% से कम है, उस पर अलग-अलग चीज़ें हैं, कुछ बंजर है, कुछ ऊसर है, कुछ में वानिकी है, तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। वैसे भारत में अगर हम बात करें तो पंजाब ऐसा राज्य है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा शुद्ध बोया गया क्षेत्र, यानी कि 80% शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल हमें पंजाब राज्य में है वो देखने को मिलता है। ठीक है? तो राजस्थान में कितना है? 53.10% जो है वो आपका शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। इंग्लिश में कहें तो नेट एरिया सोन जो है वो कितना है राजस्थान में? 53.10%। इसके बाद में राजस्थान में चालू पड़त भूमि कितनी है? सवाल इस प्रकार से पूछा जाएगा कि वर्ष 2023-24 के अभिलेख या 23-24 के रिकॉर्ड के अनुसार या आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजस्थान में शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है? तो शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल का प्रतिशत 53.10% है, ये आपको ध्यान में हो रखना है। इसी प्रकार से आपसे चालू पड़त भूमि का प्रतिशत कितना है ये पूछा जा सकता है। वानिकी के अंतर्गत क्षेत्रफल है वो कितना है? बंजर भूमि के अंतर्गत क्षेत्रफल कितना है? ऊसर भूमि के अंतर्गत जो क्षेत्रफल कितना है? तो किसी भी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। तो इससे तात्पर्य ये है कि हमें ये जो टेबल है, ये 7-8 जो वर्गीकरण है, ये थोड़ा-सा अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। ठीक बात है? तो शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 53.10% है। इसके बाद में चालू पड़त भूमि, चालू पड़त भूमि कितनी है? 5.05% जो भूमि है, वो आपकी चालू पड़त भूमि है। और 5.05% एक डाटा हमने पहले भी पढ़ा था कि 2023-24 की तुलना में 2024-25 में राजस्थान में स्थिर मूल्यों पर कृषि में कितनी है वो वृद्धि देखने को मिली है, तो वो भी हमने 5.05% के आसपास में देखी थी। ठीक है? और चालू पड़त भूमि भी 5.05% के आसपास में है। अब चालू पड़त भूमि किसको कहा जाता है? इंग्लिश में देखेंगे तो करंट फेलो जो आपकी लैंड है। तो चालू पड़त भूमि ऐसी भूमि होती है जो कि एक कृषि वर्ष के अंतर्गत जो भूमि है, जहाँ पर एक कृषि वर्ष में बुआई है वो नहीं की जाती है, ऐसी भूमि को हम करंट फेलो लैंड के अंतर्गत रखते हैं, चालू पड़त भूमि के अंतर्गत रखते हैं। यानी कि सामान्य तौर पर कृषकों के पास में ठीक-ठाक भूमि होती है, तो उसमें रबी की फसल है वो एक टुकड़े में बो देते हैं और एक टुकड़ा है वो आपका खाली रखते हैं। अब जिसमें रबी की फसल बोई है, तो आगामी अगर खरीफ की बात करें तो रबी वाले में खरीफ में दूसरे जो पड़त भूमि है उसमें खरीफ में बो देंगे और रबी वाली है वो खाली छोड़ देंगे। तो एक कृषि वर्ष में भूमि को उसमें कुछ भी बुआई ना की जाए, उसको पड़त रखा जाए, तो उसको करंट फेलो चालू पड़त है वो कहा जाता है। तो चालू पड़त 5.05% के आसपास में रहती है राजस्थान में। अन्य चालू पड़त भूमि कितनी है? तो अन्य चालू पड़त भूमि है 5.72%। अन्य चालू पड़त भूमि किसको कहा जाता है? तो चालू पड़त जो है
वो तो आपकी एक कृषि वर्ष, एक कृषि वर्ष, कृषि वर्ष यानी कि आप रबी खरीफ से है वो समझ सकते हैं, ठीक है। तो एक कृषि वर्ष या उससे कम समय तक है वो पड़त रहती है, उसमें कोई भी बुआई नहीं की जाती है, वो तो करंट फैलो हो गई। और ऐसी भूमि जिसमें एक वर्ष से, ये कृषि वर्ष नहीं है, सामान्य वर्ष है, ठीक है, एक वर्ष से लेकर के 5 वर्ष तक, यानी कि 5 वर्ष से कम तक और 1 वर्ष से अधिक तक अगर कोई भी भूमि जो है वो आपकी क्या रहती है, पड़त रहती है, उसमें किसी भी प्रकार की क्या है, बुआई नहीं की जाती है, उसको हम कहते हैं अन्य चालू पड़त भूमि, जिसको इंग्लिश में कहे फेलो लैंड अदर देन करंट फेलो। करंट फेलो नहीं है लेकिन फेलो लैंड है, यानी कि चालू पड़त भूमि है। किसान चाहे तो उसमें फसल इत्यादि बो सकते हैं, बहुत अच्छी जमीन होती है, लेकिन 5 सालों तक उसमें किसी भी प्रकार की फसल है बुआई है वो 1 से 5 साल तक नहीं होती है, उसको अन्य चालू पड़त भूमि के अंतर्गत कंसिडर किया जाता है। जो कि राजस्थान में टोटल जो भूमि है, लैंड यूज है, भू उपयोग सांख्यिकी है, उसका कितना है, 5.72% है। तीसरी भूमि का जो वर्गीकरण है वो आपका कैसा है, बंजर भूमि है। कल्चरे कल्चरलेबल वेस्टलैंड जिसको है वो कहते हैं। यहाँ पर इंग्लिश में आप देखेंगे तो कल्चरेबल वेस्टलैंड, तो कल्चरेबल वेस्टलैंड यानी कि कल्चर करने योग्य लेकिन क्या है, वेस्ट है, यानी कि ऐसी भूमि जिसमें 5 साल से अधिक, 5 साल तक तो कैसी शामिल हो जाएगी, अन्य चालू पड़त भूमि में शामिल हो जाएगी, लेकिन 5 वर्ष से अधिक समय तक ऐसी भूमि पर किसी भी प्रकार की अगर बुआई नहीं की जाती है, पड़ी रहती है, पड़त के रूप में पड़ी रहती है, तो उसको बंजर भूमि या कल्चरेबल जो आपके कल्चरेबल वेस्टलैंड के अंतर्गत है वो आपकी कंसिडर किया जाता है। तो राजस्थान में कल्चरेबल वेस्टलैंड या बंजर भूमि कितनी है, तो 10.26% जो है वो राजस्थान में बंजर भूमि है। किसके अनुसार है, तो भू उपयोग सांख्यिकी 2023-24 के अनुसार जो राजस्थान में ये इतनी बंजर भूमि है, ठीक बात है। तो ये बंजर भूमि 5 वर्ष से अधिक। एक वर्गीकरण और है, कृषि आपका ऊसर तथा कृषि अयोग्य भूमि। तो ये बंजर भूमि होती है, ये कृषि के योग्य होती है, किसान चाहे तो उस पर खेती कर सकता है, खेती हो जाती है। लेकिन एक ऊसर भूमि होती है जिसको इंग्लिश में बेरिन कहते हैं। बेरिन और फर्टाइल, फर्टाइल यानी कि आपकी उपजाऊ, बेरिन यानी कि अनुपजाऊ ऊसर भूमि। और ये अनकल्चरेबल होती है, यानी कि कृषि अयोग्य होती है। अगर किसी भी प्रकार से कितना भी उसके ऊपर तकनीकी आपके नवाचार कर लिए जाए, लेकिन किसी भी प्रकार की तकनीकी मदद की वजह से भी वो भूमि कृषि योग्य नहीं बनाई जा सकती है, उसको ऊसर भूमि कहा जाता है, उसको कृषि अयोग्य बेरिन लैंड कहा जाता है। तो ये राजस्थान में बेरिन लैंड जो है वो कितनी है, 6.89% राजस्थान में क्या है, उष्ण भूमि है, यानी कि ये आपकी किसी भी रूप से कृषि योग्य नहीं बनाई जा सकती। तो इस ऐसी भूमि को क्या कहा जाता है, ऊसर भूमि या कृषि अयोग्य भूमि है वो कहा जाता है। तो कृषि अयोग्य या ऊसर भूमि राजस्थान में पूछ लिया जाए तो 6.89%, और आपसे बंजर भूमि या कृषि योग्य वेस्टलैंड पूछ लिया जाए तो ये है आपकी 10.26% राजस्थान में है, ठीक बात है। तो इस ऊसर भूमि में वैसे पहाड़ी इलाका आ जाता है, बीहड़ खड्डों वाली भूमियां इत्यादि है वो आ जाती हैं, तो ये राजस्थान में ऊसर भूमि के अंतर्गत। इसके अलावा ऐसी भूमि जो आपकी ज्यादा लवणता क्षारीयता से ग्रसित हो जाती है, तो ऐसी भूमि फिर आपकी वेस्टलैंड कृषि अयोग्य भूमि है वो हो जाती है, ठीक है। तो ये आपकी 6.89%। इसके अलावा राजस्थान में स्थायी चारागाह, यानी कि राजस्थान में जो पवित्र उपवन जिसको ओरण और गोचर है वो कहा जाता है, तो राजस्थान में ओरण और गोचर की अगर हम बात करें तो स्थायी चारागाह के अंतर्गत कितनी है, 4.81% जो भूमि है वो अन्य गोचर और स्थायी चारागाह के रूप में रहती है। और सामान्यतया जो गोचर भूमि है वो पंचायती राज के अंतर्गत आती है, यानी कि जो पंचायतें हैं उन पंचायतों के अंतर्गत उसके अधीन है, वो सरकार के स्वामित्व वाली जो भूमि होती है और उस पर सभी का साझा स्वामित्व होता है। कोई भी व्यक्ति जो है आपका गांव का है तो गांव में जितने भी आवारा पशु इत्यादि होते हैं,
गाय इत्यादि होती हैं, तो वो उसमें है वो चरते रहते हैं। तो ये आपकी प्राचीन परंपरा रही है राजस्थान में ओरण गोचर की। तो इसके अंतर्गत राजस्थान में 4.81% भूमि है। इसके अलावा वृक्षों के झुंड तथा बाग के अंतर्गत राजस्थान में सबसे कम 0.11% जो है वो वृक्षों के झुंड तथा बाग के अंतर्गत है। यानी कि कहीं कहीं पर आपके उद्यान इत्यादि, निजी उद्यान इत्यादि है वो लगा लिए जाते हैं, पेड़ पौधे इत्यादि, तो वो आपके वृक्षों के झुंड और बाग के अंतर्गत वो 0.11% है वो हो जाएंगे। इसके अलावा बात करें तो कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोगी भूमि, यानी कि भूमि तो कैसी है, यूजेबल है, उपयोगी है, लेकिन उसका यूज एग्रीकल्चर में नहीं किया जाता है, कृषि में नहीं किया जाता है। जैसे किसी भूमि पर नहर बना ली तो एग्रीकल्चर का तो यूज हुआ नहीं उसमें, ठीक है। कहीं सड़कें हैं वो निकल गई है। इसके अलावा बात करें तो कहीं घर बना लिया है, कहीं इंडस्ट्री एस्टेब्लिश कर ली है। तो इस प्रकार की भूमि, कहीं स्कूल खोल ली है, कहीं कोचिंग खोल ली है, तो इस प्रकार की जो भूमि है वो कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोगी भूमि है, वो लगभग 6% के आसपास में है। 5.93% आपकी किस प्रकार की है, कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोगी भूमि है। और अन्य इसके अलावा बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट वानिकी के अंतर्गत तो आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा कि भू उपयोग सांख्यिकी 2023-24 के रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में कितना प्रतिशत क्षेत्र वानिकी के अंतर्गत है। तो राजस्थान में वानिकी के अंतर्गत कितना क्षेत्रफल है, 8.13% जो है वो आपका वानिकी के अंतर्गत है। यानी कि वानिकी में ऐसा नहीं है कि वहां पर सारे वन ही वन हो, यानी कि वानिकी के अंतर्गत जो बाकी वाली भूमि है तो इसमें हो सकता है कहीं पर वन हो और कहीं पर वन ना भी हो, लेकिन इस प्रकार की जो भूमि है उसको वानिकी के अंतर्गत है वो रिपोर्ट की गई है। वानिकी के अंतर्गत का मतलब है वहां पर 100% वन होना ही नहीं है, ठीक है। तो ज्यादा इसमें आपको ये नहीं पूछा जाएगा इतना विश्लेषणात्मक रूप से, लेकिन कहीं कोई इंटरव्यू है या फिर आप कहीं कोई लिखना चाहे तो ये चीजें है वो आप लिख सकते हैं, ठीक बात है। तो ये राजस्थान में आपको डेटा ध्यान में रखना है कि शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, निवल बोया गया क्षेत्र कितना है, 53.10 है, वानिकी की 8.13% है, कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोगी भूमि 5.93% है, ऊसर या कृषि अयोग्य भूमि है 6.89% है, बंजर यानी कि कृषि योग्य भूमि है वो आपकी 10.26% है, ठीक है। इसके अलावा चालू पड़त भूमि है 5.05% है, अन्य चालू पड़त 5.72% है, और आपके वृक्षों के झुंड तथा बाग 0.11% है, और स्थायी चारागाह ओरण गोचर के अंतर्गत 4.181% भूमि है। तो इस डेटा को थोड़ा सा अच्छी तरीके से आप बार बार और भी मेमोराइज करें, रिवीजन करेंगे थोड़ा बहुत, तो ये आपको याद हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में है वो आपको रखते हुए चलना है। डेफिनेटली यहाँ से सवाल पूछा जाएगा, या तो आपके 3-4 यहाँ पर एक ऑप्शन में 4 जगह ये दे दिया जाएगा और सामने ये डेटा दे करके आपसे मिलान करवाया जा सकता है, कूट के रूप में सवाल दिया जा सकता है, या किसी एक पर्टिकुलर का पूछा जा सकता है। तो थोड़ा सा आप अच्छी तरीके से ध्यान में रखिए, जिस भी डायमेंशन से सवाल आए आपका यहाँ से सवाल गलत नहीं होना चाहिए। अब आगे हम बात करते हैं राजस्थान में प्रचलित जोत धारक, ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग राजस्थान में कितनी है, यानी कि प्रचालन में कितने जो जोत है, उन जोत को कहने का मतलब है, सामान्य समझने का मतलब है कि राजस्थान में बहुत सारे भूस्वामी हैं जिसके पास में अपनी खुद की जमीन है। तो वो जो जमीन है, जो जमींदार कितने हैं जिसके पास में खुद की जमीन है, ठीक है। तो जोत धारकों की संख्या है वो कितनी है, और जोत धारकों का औसत जो जोतों का आकार कितना है, पर्टिकुलर एक परिवार के पास में, एक स्वामी के पास में, भूस्वामी के पास में कितनी जमीन है औसतन, वो जो चीजें हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि जमीन के जो टुकड़े हैं वो कितने हैं राजस्थान में। तो ये है राजस्थान में प्रचलित भूजोत धारक की बात करें। और प्रचलित भूजोत धारक के बारे में जो जानकारी है वो हमें कृषि गणना के अंतर्गत है वो देखने को मिलती है। एक पशु गणना होती है, एक जनगणना होती है, एक कृषि गणना होती है। तो जनगणना प्रति 10 साल में है वो की जाती है। पशु गणना की बात करें तो पशु गणना प्रति कितने साल में की जाती है, 5 साल में की जाती है। कृषि गणना प्रति 5 साल में की जाती है, वन गणना प्रति 2 साल में की जाती है। तो ये सवाल किसी एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लिया कि राजस्थान में कृषि गणना की जाती है प्रति 5 साल, प्रति 2 साल, प्रति 10 साल, प्रति 3 साल। तो आपको ध्यान में रखना है कि कृषि गणना है प्रति 5 वर्ष में की जाती है। ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान में हो रखना है, बहुत बेसिक चीजें हैं।
अब कृषि गणना 2015-16 अब तक की लेटेस्ट जो कृषि गणना कौन सी है? तो लेटेस्ट जो कृषि गणना है वो आपकी 2015-16 है, ठीक है। और 15-16 में 2020-21 के आर्थिक समीक्षा में भी ये सेम डाटा था, 21-22 में भी सेम, 22-23 में, 24-25 में, और हो सकता है 25-26 में भी हमें सेम ही डाटा मिल जाए, ठीक बात है। तो अब तक जब तक नई कृषि गणना नहीं आ जाती है तब तक यही आर्थिक समीक्षा 2024-25 में दी गई है। तो आगामी 1 डेढ़ साल में जितने भी जो आपके एग्जाम है उसमें यही कृषि गणना के डेटा हो रहने वाले हैं। और पिछली बार भी आपने आर्थिक समीक्षा अगर पढ़ी है अच्छी तरीके से, तो इस कृषि गणना का डेटा वही है, केवल आपको रिवीजन है वो करना है, ठीक है। तो इस कृषि गणना के अंतर्गत राजस्थान में भूजोतों का क्लासिफिकेशन है वो दिया गया है। और राजस्थान में भूजोत कितने प्रकार के हैं? तो राजस्थान में भूजोतों को 5 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। एक मार्जिनल सीमांत भूजोत, यानी कि ऐसा भूजोत जिसका औसत जो आकार है वो कितना होता है, 1 हेक्टेयर से कम जिसके पास में भूमि होती है, तो ऐसी भूजोत को क्या कहा जाता है? सीमांत या मार्जिनल भूजोत कहा जाता है। दूसरा है लघु स्मॉल भूजोत, यानी कि 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक की भूमि वाले भूजोत धारक को क्या कहा जाता है? स्मॉल लघु कहा जाता है, लघु भूजोत। तीसरा जो है वो आपका अर्ध मध्यम है, 2 से 4 हेक्टेयर जमीन को अर्ध मध्यम भूजोत, और 4 से 10 हेक्टेयर की जमीन को मध्यम भूजोत, और जिसके पास में 10 हेक्टेयर से भी अधिक जमीन है वो फिर क्या हो जाएगा? लैंडलॉर्ड हो जाएगा, बड़े भूस्वामी हो जाएंगे, तो उसको बड़े आकार के भूजोत के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, ठीक बात है। तो ये आपके 5 प्रकार के भूजोत हैं, जिसमें हमें ध्यान में रखना है कि 2000 पिछली जो कृषि गणना हुई 2000 अब तक की लेटेस्ट 2015-16 है। 2015-16 से पहले जो हुई थी वो आपकी 2011-12 में हुई। तो हमें तुलनात्मक रूप से सवाल पूछा जाएगा कि पिछली कृषि गणना 2011-12 की तुलना में 2015-16 में भूजोत धारकों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है, या महिला प्रचालित भूजोतों में कितनी वृद्धि हुई है। तो वो जो चीज़ें हैं वो एज ए कंपैरिजन के रूप में हमें पिछली में से है वो पूछा जाता है। तो ये थोड़ा-सा हमें ध्यान में रखना है। इसमें ये जो टेबल है आपको थोड़ी-सी धुंधली दिखाई देगी, लेकिन पीडीएफ में आपको कंप्लीटली दिख जाएगी। तो इसमें आपकी ये सारी जो जानकारी है वो दी गई है। तो इसी पर हम वो चर्चा करेंगे। तो इस टेबल को हम अलग-अलग तोड़ करके इसको है वो आइए डिस्कस करते हैं। जो आपके लिए उपयोगी चीज़ें हैं वो ही हम देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर सीधा-सीधा सवाल पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में प्रचलित भूजोतों की संख्या कितनी है? ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग जो है वो आपकी कितनी है? भूजोत जो कितने हैं? तो राजस्थान में ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग की संख्या है वर्तमान 2015-16 की कृषि गणना में 76.55 लाख राजस्थान में ऑपरेशनल भूजोत हैं। तो भूजोत कितने हैं जो ऑपरेशनल में हैं, क्रियाशील हैं, तो कितने हैं? 76.5 लाख राजस्थान में भूजोत हैं, ठीक है। और पिछले कितने थे पिछली कृषि गणना में 2010-11 में? तो 2010-11 में राजस्थान में 68.88 लाख जो है वो भूजोतों की संख्या थी। तो पिछली कृषि गणना की तुलना में 2010-11 की तुलना में 2015-16 में भूजोतों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है? तो 68 से 76 है वो हो गई है। तो ये 11.14% की क्या हुई है? वृद्धि हमें देखने को मिली है, ठीक है। तो ये सवाल पूछा जाएगा कि 2015-16 में राजस्थान कृषि गणना 2015-16 में राजस्थान में भूजोतों की संख्या 76.55 लाख, इससे पहले की गणना में 68.88 लाख, कितनी वृद्धि हुई? तो 11.14% की हमें वृद्धि देखने को मिली है। अब ये जो 76.5 लाख के आसपास में राजस्थान में भूजोतों की संख्या है, इसको अगर इसमें वर्गीकरण करें कि राजस्थान में सीमांत भूजोत कितने हैं, लघु कितने हैं, अर्ध मध्यम कितने हैं, मध्यम कितने हैं, बड़े कितने हैं, तो वो देखिए राजस्थान के कुल भूजोतों के 40% जो है वो कितने हैं? सीमांत भूजोत है, यानी कि छोटे-छोटे जिसके पास में 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन है, इस प्रकार के भूजोत है वो राजस्थान में 76.55 लाख का कितना है? आपका 40% है, ठीक बात है। लघु प्रकार के भूजोत राजस्थान में यानी कि 1 और 2 हेक्टेयर के मध्य वाले जो भूजोत कितने हैं? 21.90% यानी कि लगभग 22% हैं। अर्ध मध्यम प्रकार के भूजोत 18.5% हैं। मध्यम मीडियम प्रकार के भूजोत है वो आपके 14.79 यानी कि मोटे तौर पर 15% के आसपास में। और राजस्थान में बड़े आकार के भूजोत है वो आपके 4.69% राजस्थान में बड़े आकार के भूजोत हैं, यानी कि ऐसे भूजोत जिसका आकार कितना है?
10 हेक्टेयर से अधिक हैं उसको बड़े आकार के भूजोत के रूप में कंसिडर है वो किया जाता है। ठीक बात है। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा-सा अच्छी तरीके से है वो ध्यान में रखना है। ये तो बहुत रेयर चांस होता है कि आपसे पूछ लिया जाए, लेकिन थोड़ा बहुत आप ध्यान में रखिए और सबसे इम्पोर्टेंट है ये वाली बात, तो इसको आप अच्छी तरीके से ध्यान में रखिए। दूसरी बात है कि 2010-11 की तुलना में 2015-16 में किस प्रकार के भूजोतों में वृद्धि हुई है और किस प्रकार के भूजोतों में कमी हुई है वो हमें ध्यान में रखना है। तो बाकी वाले ये जो चारों ही भूजोत हैं, सीमांत है, लघु है, अर्ध मध्यम है और मध्यम है, ठीक है? ये सारे ही भूजोतों की संख्या में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। यानी कि सीमांत भूजोत भी बड़ा है, लघु भी बड़ा है, अर्ध मध्यम, मध्यम भी बड़ा है, लेकिन बड़े आकार के भूजोतों में क्या हुई है? कमी हुई है। पहले किसी किसान के पास में 10 हेक्टेयर ज़मीन थी 2010-11 में, उसके बाद में उनके 2-4 बेटे हो गए, तो पुत्र होने की वजह से उसमें फिर जो है वो संयुक्त परिवार से एकल परिवार हुए, 2-3 भाई जो है वो आपके अलग हो गए। अलग होने की वजह से जो 10 हेक्टेयर की जो ज़मीन थी, 3-4 अलग-अलग उनके बँटवारे हैं वो हो गए, तो ज़मीन फिर 1.5 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर इस प्रकार से कम होती गई। तो कम हो हुई ज़मीन, भूस्वामी बढ़ के और ज़मीन की जो आपका लैंड जो होल्डिंग है, यानी कि ज़मीन का जो आकार है, वो आपका कैसा हो गया? बड़े से कैसा हो गया? मध्यम हो गया। जिसकी मध्यम थी उसका अर्ध मध्यम हो गया और जिसका लघु था उसका सीमांत में कन्वर्ट हो गया। तो जैसे-जैसे आपकी जनसंख्या वृद्धि हो रही है और समय के काल चक्र के साथ में परिवारों का जो विभाजन हो रहा है, उस बँटवारे की वजह से भूजोतों का जो आकार है, भूजोतों का वो आकार धीरे-धीरे क्या है, वो कम होता जा रहा है। तो धीरे-धीरे बड़े आकार के भूजोतों में क्या हो रही है, कमी हो रही है और छोटे आकार के भूजोतों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। तो 2015-16 की तुलना में 2010-11 की तुलना में 2015-16 में किस प्रकार के भूजोतों की संख्या में वृद्धि हुई है? तो सारे चारों में वृद्धि हुई है, लेकिन बड़े आकार के भूजोतों की जो संख्या है उसमें कमी देखने को मिली है। कमी भी कितनी है? 11.14% की कमी है। और ऑल ओवर भूजोतों की संख्या क्या है? तो ऑल ओवर भूजोत तो आपके बढ़ेंगे ही, तो उसमें ऑल ओवर कितनी हुई है? वृद्धि हुई है 11.14%। सबसे ज़्यादा वृद्धि किसमें देखने को मिली है? तो सबसे ज़्यादा वृद्धि है वो आपके सीमांत भूजोतों में देखने को मिली है 22.30। अगर ये हम टेबल के माध्यम से ये सारी डेटा है वो दी गई है, इसको हम देखना चाहें, तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो आपका जोतों की जो संख्या है और यहाँ पर ये विचलन दिया गया है, इसमें देखिए सीमांत भूजोत हैं। सीमांत भूजोतों की बात करें तो इसमें 22.30% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। 2010-11 में 2511 सीमांत भूजोत थे, 2015-16 में 3071 हो गए, तो ये 22.30 की वृद्धि हुई है। लघु प्रकार के भूजोतों की संख्या की बात करें तो इसमें भी आपकी लगभग 11% की वृद्धि, अर्ध मध्यम में भी आपकी 6% की वृद्धि, मध्यम भूजोतों में 0.44% की वृद्धि और बड़े आकार के भूजोतों में जो है वो आपकी क्या हुई है? 11.14% की वृद्धि। तो आप अगर देखेंगे तो क्रमागत रूप से बड़े आकार में कमी हो गई, फिर इसमें बहुत कम जो वृद्धि हुई है, फिर इसमें कम, इसकी तुलना में इसमें अधिक, इसकी तुलना में इसमें अधिक, यानी कि हम नीचे से यानी कि बड़े से ऊपर की ओर अवरोही क्रम में हम जाएँगे, तो हमें ये क्या हो देखने को मिलेगी, निरंतरता के साथ में हमें कमी है वो देखने को मिलेगी। तो ये थोड़ा-सा डेटा आप ध्यान में रखने का प्रयास है वो करें और समझने का प्रयास करें, तो अच्छे से आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यही है कि जो आपका जनसंख्या की वृद्धि के साथ-साथ में जो परिवारों का जो विभाजन हो रहा है, बँटवारा हो रहा है, तो उस वजह से बड़े आकार के भूजोत मध्यम और छोटे आकार के भूजोतों में परिवर्तित होते जा रहे हैं। ठीक बात है? तो इसमें आपको इतनी ही बातें ध्यान में रखनी है। ये चीज़ें वही हैं जो यहाँ पर आप टेबल के रूप में देख रहे हैं। ठीक है? आगे अगर हम बात करें तो महिला जोतों की जो संख्या कितनी है? सामान्य राजस्थान में कुल जोतों की संख्या 76.55 लाख है और महिला जोतों की संख्या की बात करें तो 2015-16 में महिला भूजोतों की संख्या 7.75 लाख है। ठीक है? 7.75 लाख, यानी कि टोटल भूजोत आपके 76 लाख है और ये 7.75 लाख है। तो कह सकते हैं लगभग कुल भूजोतों का 10% के आसपास में महिलाओं के पास में भूजोत है।
तो राजस्थान में महिला भूजोत 7.75%, सॉरी 7.75 लाख हैं। 2010-11 में कितनी थी? तो उसमें 5.46 लाख थी। तो महिला भूजोतों की संख्या में बेहताशा वृद्धि हो रही है। कितनी? लगभग 42% की वृद्धि हमें देखने को मिली है 2010-11 की तुलना में 2015-16 में। कितनी वृद्धि? 41.94% की महिला भूजोतों की संख्या में वृद्धि। और महिला भूजोतों की संख्या में वृद्धि होने का कारण क्या है? कि आप देख पा रहे होंगे कि कोई भी कृषक है वो आपका नई ज़मीन खरीदता है या ज़मीन का नामांतरण करवाता है, तो उसमें महिला कैंडिडेट के नाम पर ये सारी चीज़ें हैं वो प्रक्रिया है वो की जाती है। क्योंकि महिलाओं को सरकार के द्वारा काफ़ी है वो सब्सिडी दी जाती है। और अगर कोई भी नई ज़मीन खरीदते हैं, महिलाओं के नाम पर खरीदते हैं, तो उसका नाम हस्तांतरण है वो भी काफ़ी आसानी से होता है और उसमें पैसे भी कम लगते हैं। इसलिए जो आपके परिवार की मुखिया के रूप में महिलाओं के नाम पर ज़्यादा है वो ज़मीन आपको देखने को मिल रही है। ठीक है? तो ये आपकी महिला भूजोतों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है? आपकी 41.94%। और कुल भूजोतों में कितनी वृद्धि हुई है? तो कुल भूजोतों की संख्या में आपकी 2010-11 की तुलना में 2015-16 में आपकी 11.14% की वृद्धि देखने को मिली है। अब महिला भूजोतों की संख्या की बात कर लेते हैं, तो इसमें भी आपकी सेम ही चीज़ें हैं। सीमांत भूजोत है वो आपके कितने हैं? 49.55%, लघु लगभग 21% है, अर्ध मध्यम 11.49%, मध्यम 11.7 है और बड़े है 2.97। यानी कि जैसे-जैसे हम छोटे जोतों से बड़े जोतों की ओर बढ़ते जाएँगे, तो इसमें जो है भूजोतों का जो संख्या है वो हमें क्या है? कम होती जाएगी। ठीक बात है? तो ये ध्यान में रखना है। और महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की दशा में 2010-11 की तुलना में 2015-16 में सभी आकार वर्गों की जो भूजोत है उसमें हमें क्या देखने को मिली है? वृद्धि देखने को मिली है। महिला भूजोतों में सभी है में वृद्धि है वो देखने को मिली है और पुरुषों में जो है वो बड़े आकार में कमी देखने को मिली है, बाकी सभी में वृद्धि। बाकी बड़े आकार में कमी कितनी है? 11.14। ऑल ओवर कितनी क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम के चलते क्लास बीच में है वो डिस्टर्ब हो गई थी। तो देखिए, हम चर्चा कर रहे थे कुल महिला प्रचालित भूजोतों की संख्या के बारे में। हमने देखा कि कुल प्रचालित भूजोतों की संख्या 76.55 लाख थी 2015-16 की कृषि गणना के अनुसार और महिला प्रचालित भूजोतों की संख्या 7.75 लाख थी। और 2010-11 की कृषि गणना के अगर तुलना करें तो महिला प्रचालित भूजोतों की संख्या में काफ़ी हमें वृद्धि देखने को मिली है। वृद्धि कितनी है? तो 41.94% की हमें वृद्धि देखने को मिली है। और दूसरी बात है कि हमने देखा कि कुल प्रचालित भूजोतों की संख्या में अगर बात करें तो वर्गवार, मध्यम, लघु और जितने भी जो है बड़े आकार के भूजोतों के अलावा सारे जो आपके 4 भूजोत है सीमांत, लघु, मध्यम, अर्धमध्यम, तो ये सारे के सारे चारों प्रकार के भूजोतों में वृद्धि देखने को मिली है। जबकि बड़े आकार के भूजोतों में कमी देखने को मिली है। बड़े आकार के भूजोत कम हुए हैं। टोटल भूजोतों में कुल प्रचालित भूजोतों की संख्या में बड़े आकार के कम हुए हैं। बाकी वाले चारों ही प्रकार के भूजोतों की संख्या में वृद्धि हुई है। और ऑल ओवर हम देखा जाए तो ऑल ओवर भी 11.14% की हमें वृद्धि देखने को मिली है कुल प्रचालित भूजोतों की संख्या में। लेकिन महिलाओं में ऑल ओवर भी वृद्धि है। ऑल ओवर तो वृद्धि कितनी है? 41.94% है। और बाकी भी सभी प्रकार के कैटेगरी वाइज भी हम देखें तो कैटेगरी वाइज भी पांचों ही प्रकार के भूजोतों की संख्या में क्या हुई है? वृद्धि देखने को मिली है। तो इतनी सी बात आप वो ध्यान में रखते हुए चलिएगा। अब आगे बात करते हैं भूजोतों का क्षेत्रफल। हमने भूजोतों की संख्या देख ली और महिला भूजोतों की भी संख्या है वो देख ली। कितनी प्रतिशत में वृद्धि हुई वो वृद्धि भी हमने वृद्धि प्रतिशत भी देख लिया। अब भूजोतों की जो हेक्टेयर में उसका क्षेत्रफल कितना है कि राजस्थान में कुल प्रचालित भूजोतों का क्षेत्रफल कितना है, एरिया कितना है हेक्टेयर में, ठीक है? तो एरिया कितना है? 2015-16 की कृषि गणना के अनुसार राजस्थान में कुल प्रचालित भूजोतों का क्षेत्रफल 208.73 लाख हेक्टेयर है। कितना है? 208.73 लाख हेक्टेयर है। क्या है? ये एरिया है, क्षेत्रफल है कुल प्रचालित भूजोतों का। ठीक है? कुल भूजोत कितने? 76.55 लाख और उस
76.55 लाख का एरिया जो है वो है 208.73 लाख हेक्टेयर। 2010-11 में कितना था? तो 2010-11 में 211.36 लाख हेक्टेयर था। तो कुछ भूजोत है उसका क्षेत्रफल है वो कम हुआ है। तो क्षेत्रफल कहाँ गया भूजोतों का? तो भूजोत कुछ आपका भूमि जो आपकी कृषि के अलावा कहीं अन्य है वो यूज में ले ली होगी। कहीं घर बना लिए हैं, कहीं प्लॉट इत्यादि काट लिए हैं, कहीं इंडस्ट्री इत्यादि एस्टेब्लिश कर ली है। तो कुछ ऐसे जो है उसमें भूजोतों की संख्या में जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्र में फल में हमें क्या देखने को मिली है? कमी देखने को मिली है। तो कितनी कमी है? तो 1.24% की कमी देखने को मिली है। तो ध्यान में रखना भूजोतों की संख्या में तो वृद्धि हुई है कितनी? 11.14 की। लेकिन भूजोतों के क्षेत्रफल में जो है वो हमें कमी देखने को मिली है। पहले 211 था, 211 लाख हेक्टेयर, अब 208 लाख हेक्टेयर हो गया। कुल मिलाकर के 1.24% की हमें भूजोतों के क्षेत्रफल में कमी देखने को मिली है। महिला भूजोतों की संख्या की अगर हम बात करें तो 2010-11 में महिला प्रचालित भूजोतों का जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल 13.30 लाख हेक्टेयर था। अब कितना हो गया है? 13 से 16, 16.5 लाख हेक्टेयर हो गया है। तो 16.55 लाख हेक्टेयर हो गया है। तो ये 13 से 16 हुआ है तो क्या है? महिला प्रचालित भूजोतों के क्षेत्रफल में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। तो महिला में तो सारा हमें वृद्धि ही देखने को मिलती है। भूजोतों की संख्या में भी वृद्धि हुई है, भूजोतों के एरिया यानी कि क्षेत्रफल में भी हमें वृद्धि देखने को मिली है। कितनी वृद्धि हुई है? तो 24.44% की क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। और संख्या में कितनी वृद्धि? तो संख्या में लगभग 42% यानी कि 41.94% भूजोतों की महिला भूजोतों की संख्या में वृद्धि हमने देखी। ठीक है, तो ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात करें तो ये चीज़ यहीं आपकी लिखी हुई है। अगर आप प्रश्न किस प्रकार से आएगा वो आप देखना चाहें तो प्रश्न में यही लाइन लिखी हुई आएगी कि राज्य में वर्ष 2010-11 में महिला भूजोतों का क्षेत्रफल 13.3 लाख हेक्टेयर था जो वर्ष 2015-16 में बढ़ करके हो गया। तो इस प्रकार से आएगी। तो कितना हो गया? 16.55 लाख हेक्टेयर हो गया है। यानी कि महिला भूजोतों के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई? तो 24.44% की हमें वृद्धि देखने को मिली है। आगे अगर हम बात करें तो प्रचालित भूजोतों के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है? तो प्रतिशत वृद्धि हमने देखा कि ऑल ओवर तो कुल प्रचालित भूजोतों की संख्या में हमें कमी देखने को मिली है। 1.24% की भूजोतों के क्षेत्रफल में कमी है। अगर हम देखें कि अलग अलग कैटेगरी 5 कैटेगरी है भूजोतों के आकार के आधार पर इनको 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो अब क्षेत्रफल में ऑल ओवर तो हमें कमी देखने को मिली है। कितनी? 1.24 की कमी है। अलग-अलग कैटेगरी वाइज़ देखें तो किस में वृद्धि किस में कमी हुई है। तो देखिए सीमांत भूजोतों की जो है उसमें क्या है हमें क्षेत्रफल में कितनी 19.79% की वृद्धि देखने को मिली है। लघु प्रकार के भूजोतों में भी वृद्धि है। अर्ध मध्यम प्रकार के भूजोतों के क्षेत्रफल में भी हमें वृद्धि देखने को मिली है। ये संख्या नहीं है, भूजोतों का एरिया है, क्षेत्रफल है। ठीक है, तो क्षेत्रफल में सीमांत, लघु और अर्ध मध्यम में हमें वृद्धि देखने को मिली है। जबकि मध्यम और बड़े जो आकार के भूजोत हैं उसका क्षेत्रफल हमें कम हुआ है, यानी कि उसके क्षेत्रफल में हमें कमी देखने को मिली है। तो ये बड़ा और मध्यम प्रकार का संख्या में भी हमें बड़े प्रकार की संख्या में कमी देखने को मिली और बाकी 4 वाले संख्या में क्या था? वृद्धि थी। लेकिन एरिया में क्षेत्रफल में देखा जाए तो क्षेत्रफल में मध्यम और बड़े आकार के भूजोतों में कमी देखने को मिली है। ठीक बात है। ऑल ओवर क्या है? तो ऑल ओवर समग्र रूप से भी हमें भूजोतों के क्षेत्रफल में 1.24% की कमी देखने को मिली है और महिला भूजोतों के क्षेत्रफल में हमें वृद्धि देखने को मिली है। ठीक है, तो ये बात अच्छी तरीके से आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो जो भूजोत है उस भूजोतों में मुख्य रूप से ध्यान रखने वाली ये बात है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट है इससे भूजोतों के अंतर्गत आपसे ये काफी बार प्रश्न है वो पूछा गया है कि भूजोतों का औसत आकार कितना था? कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राजस्थान में भूजोतों का औसत आकार कितना आपसे पूछ लिया जाए तो 2.73 हेक्टेयर भूजोतों का औसत आकार है। ठीक है, तो एवरेज भूजोत कितने हैं? कितने हेक्टेयर यानी कि लोगों के पास में जो जमीनें हैं वो औसतन जमीनें कितनी है? तो कुल 208 लाख हेक्टेयर है वो आपके भूजोतों का क्षेत्रफल है। कुल भूजोत कितने? 77.55 लाख भूजोत है। अगर पर अगर फैमिली की बात करें या भूजो स्वामी की बात करें
तो औसतन एक भूस्वामी के पास में जमीन जो है उसका एरिया कितना है? तो औसतन एक भूस्वामी के पास में 2.73 हेक्टेयर जमीन है। यानी कि औसतन जो जमीन है वो किस प्रकार की है राजस्थान में? तो राजस्थान में औसतन एक आपका लघु है, 1 हेक्टेयर से कम है लघु, और 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक आपका है किस प्रकार से हो जाएगा, सॉरी 1 हेक्टेयर सीमांत है, उसके बाद में 1 से 2 है लघु, और लघु के बाद में आपका अर्ध मध्यम। तो राजस्थान में औसतन जो है वो अर्ध मध्यम प्रकार के क्या है, भूजोत हैं। ठीक है, किस प्रकार के हैं? अर्ध मध्यम। तो यहाँ पर अर्ध मध्यम में हमने देखा, अर्ध मध्यम में क्या है आपका, अगर प्रतिशत की बात करें तो अर्ध मध्यम के पास में कितना है, 2.2 से 4 हेक्टेयर जो जमीन है वो अर्ध मध्यम प्रकार के भूजोतों, यानी कि जिसके पास में 2 से 4 हेक्टेयर जमीन है उसको भूजोत को किस रूप में हम वर्गीकृत करते हैं, अर्ध मध्यम। और राजस्थान में भूजोतों का औसत आकार कितना है, 2.73 हेक्टेयर है। तो 2.73 हेक्टेयर किसके अंतर्गत आता है, अर्ध मध्यम के अंतर्गत आएगा। यानी कि आपसे ये सवाल अप्रत्यक्ष रूप से घुमा फिरा करके भी पूछ लिया जाए कि राजस्थान में औसतन अर्ध मध्यम प्रकार के हैं वो भूजोत हैं, तो राजस्थान में औसतन किस प्रकार के हैं, अर्ध मध्यम प्रकार के भूजोत हैं। ये बात भी थोड़ी सी आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा। तो अर्ध मध्यम प्रकार के यानी कि भूजोत है आपके 2.73 जो हेक्टेयर है औसत आकार, और ये आपके कैटेगरी की बात करें तो अर्ध मध्यम प्रकार के भूजोत हैं, प्रकार के भूजोत। ठीक है, पहले कितने थे? तो पहले की बात करें तो पहले भी अर्ध मध्यम थे, जब तक 4 नहीं हो जाते हैं तब तक अर्ध मध्यम ही रहेंगे। तो 2010-11 में 3.07 हेक्टेयर भूजोतों का औसत आकार था, अब 2.73 हेक्टेयर हो गया है। तो भूजोतों के औसत आकार में हमें निरंतर क्या देखने को मिलती है, कमी, यानी कि भूजोत हमेशा छोटे होते जा रहे हैं जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, जमीनों का जो नामांतरण है वो आपका बढ़ता जा रहा है, परिवारों का बंटवारा हो रहा है, विभाजन हो रहा है, तो उस वजह से भूजोतों का जो औसत आकार है वो धीरे धीरे छोटा होता है वो जा रहा है। तो भूजोतों में 3.07 हेक्टेयर पिछली गणना में, और अब 2.73 हेक्टेयर, यानी कि अब जो है वो आपके 11.07% की है वो भूजोतों के औसत आकार में हमें क्या देखने को मिली है, कमी देखने को मिली है। तो भूजोतों का औसत आकार 2.73 हेक्टेयर, पिछली बार 3.07 हेक्टेयर, अब जो है 2.73, और पिछली बार 3.07। कमी कितनी हुई है? तो कमी हुई है 11.07% की औसत आकार में कमी देखने को मिली है। तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से आप इसको है वो ध्यान में रख लीजिएगा। अब देखिए प्रश्न एक आध कुछ देख लेते हैं हम। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राजस्थान में परिचालित भूमि जोतों का औसत आकार था। ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग का औसत आकार, ये राजस्थान लोक सेवा आयोग ने किसी परीक्षा में सवाल है वो पूछा। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, डाटा दिया गया है 2.28, 2.73, 3.87, 4.4.5। ठीक है, तो अर्ध मध्यम प्रकार के भूजोत है, यानी कि औसत आकार 2.73 हेक्टेयर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.73 हेक्टेयर। एक प्रश्न ये भी पूछा गया है कि कृषि गणना 2015-16 के अनुसार वर्ष 2011-12 की तुलना में कुल महिला प्रचालित भूमि जोतों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। महिला प्रचालित भूजोतों की संख्या में वृद्धि हमें पूछा है, तो संख्या में वृद्धि कितनी हुई है, लगभग 42%, यानी कि 41 पॉइंट एग्जैक्ट डाटा पूछ लिया जाए तो कितना है, 41.94% है। ये हमें वृद्धि देखने को है वो मिली है महिला भूजोतों की संख्या में। और कुल भूजोतों की संख्या में आपसे पूछ लिया जाए तो याद करिए दोबारा, कुल जो है वो आपकी कितनी है, 11.14% की कुल भूजोतों की संख्या में है वो वृद्धि देखने को मिली है। ठीक है, तो ये भूजोतों वाला जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा अच्छी तरीके से हमें ध्यान में रखते हुए चलना है। आगे राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश से संबंधित ये टेबल दी हुई है, एक और हिंदी में है एक और इंग्लिश में है। तो राजस्थान के कृषि जलवायु जो प्रदेश है उससे संबंधित काफी बार सवाल है वो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो जलवायु प्रदेश कितने हैं, तो राजस्थान में 10 कृषि जलवायु प्रदेश है टोटल। इनका नाम आपको याद रखना है कि कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में कौन से जिले हैं। अब नवीन ट्रेंड के अनुसार ये कुछ समूह दे दिए जाते हैं कि पर्टिकुलर कृषि जलवायु प्रदेश में किस प्रकार की फसलें हैं वो पैदा होती है। तो ये एक बार मैं आपके ऊपर ही इसको है वो छोड़ देता हूँ। आप एक बार अच्छी तरीके से इनको देख लीजिए, थोड़ा सा इन पे मनन कीजिए, और बाकी आगे वाली क्लासों में हम इस कृषि जलवायु खंड का
पूरा एक सेशन रखेंगे और उस पर हम चर्चा वो करेंगे। तो फिलहाल के लिए आप एक बार इसको तसल्ली से देख ज़रूर है वो लीजिएगा। आगे हम राजस्थान में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कृषि के उत्पादन के संदर्भ में चर्चा करेंगे कि राजस्थान में जो अनाज है, दलहन है, जिसको हम सम्मिलित रूप से खाद्यान्न कहते हैं, तो खाद्यान्न, इसके अलावा तिलहन है, गन्ना है, कपास है, इस प्रकार की जो मेजर फसलें हैं, उसमें राजस्थान का पूरे देश में कितना क्या कंट्रीब्यूशन है, कितना राजस्थान इन फसलों का प्रोडक्शन है वो करता है। तो वो तमाम चीज़ें हम वो डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि इन चीज़ों से किस प्रकार के प्रश्न जो है वो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो कृषि उत्पादन के अंतर्गत मुख्य रूप से जो बातें हैं, वो हमारी इस एक जो टेबल है, इस टेबल पर है वो आपकी बेस्ट सारी की सारी मोस्टली यही रहने वाली है। इसमें एक और जो है वो क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी कि 2022-23 में, 2023-24 और 2024-25 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार राजस्थान के कितने भूभाग पर अनाजों का प्रोडक्शन किया जाता है, कितने भूभाग पर जो है दलहन बोया जाता है, कितने भूभाग पर आपका तिलहन बोया जाता है, कितने भूभाग पर गन्ना है, कपास है, तो ये आपका क्षेत्रफल है वो दिया हुआ है। और वहीं आगे इनका जो प्रोडक्शन है वो दिया हुआ है, यानी कि उत्पादन जो दिया हुआ है कि राजस्थान में किन फसलों का उत्पादन किस सीजन में कितना क्या है वो होता है। और ये यहाँ पर चेंजेज है वो दिया हुआ है। वैसे आर्थिक समीक्षा में मुख्य रूप से ये इतना ही डाटा है वो दिया हुआ है। ये जो परिवर्तन कितना क्या है, ये इस टेबल में मूल रूप से नहीं था, लेकिन हमने वो बाद में ऐड किया है। आगे जो डिस्क्रिप्टिव रूप से ये चीज़ें है वो मेंशन की हुई थी, तो हम एक ही जगह ये सारी चीज़ें है वो अच्छी तरीके से देख लेंगे। और यहाँ से काफ़ी बार परीक्षा में है वो प्रश्न पूछे जाते हैं। किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएँगे, वो चीज़ भी हम वो डिस्कस करेंगे। तो पहले तो थोड़ा-सा इसको है वो ज़ूम कर लेते हैं, ज़ूम इन कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं, ताकि आपको थोड़ा-सा अच्छी तरीके से वो दिख पाए। और इसमें थोड़ा-सा अगर आपको धुंधला दिखे या दिखने में प्रॉब्लम आए, तो आप इसके साथ में भी जो पीडीएफ अवेलेबल मिलेगी आपको, तो वो पीडीएफ है वो आप देख सकेंगे। तो देखिए, राजस्थान की अगर हम बात करें तो मोटा-मोटी आप देखिए कि मुख्य रूप से तो आपको ये इतनी जो जानकारी है, ये तो बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि 2024-25 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार राजस्थान में खाद्यान्न का उत्पादन कितना होने की संभावना है? या पिछले साल की तुलना में इस वर्ष खाद्यान्न उत्पादन में कितनी वृद्धि की संभावना है? ठीक है, तो 2024-25 के अभी तक जो है वो एस्टिमेटेड अनुमानित जो आपके आकलन है, वो ही हमें देखने को वो मिले हैं आर्थिक समीक्षा में। ठीक है? तो 2024-25 के अग्रिम अनुमानों के आधार पर राजस्थान की अगर हम बात करें, तो अनाज का जो उत्पादन है, अनाज का उत्पादन कितना है? 219 लाख मीट्रिक टन, 219.83 है। इसका मोटा-मोटा मतलब ये समझ सकते हैं कि 220 लाख मीट्रिक टन जो है, राजस्थान में अनाज सीरियल जो है, वो उत्पादन किए जाने की संभावना है, 2024-25 के अग्रिम अनुमानों के आधार पर। दूसरी बात है, दलहन का कितना है, पल्स का कितना है? तो पल्सेस का है वो आपका 47.84 लाख मीट्रिक टन, यानी कि मोटा-मोटी 48 लाख मीट्रिक टन जो है वो राजस्थान में दालों का उत्पादन है वो संभावित है। ठीक बात है। अब जो अनाज और दालें जो है, इनको सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं? फूड ग्रेन्स कहते हैं, खाद्यान्न कहते हैं। तो राजस्थान में खाद्यान्न का कुल उत्पादन कितना होने की संभावना है? तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है। काफ़ी बार परीक्षा में पूछ भी लिया जाता है। तो राजस्थान में 2024-25 के अग्रिम अनुमानों के आधार पर 267.67 लाख मीट्रिक टन जो है वो आपका फूड ग्रेन, यानी कि अनाज प्लस दलहन दोनों को मिलाकर के कितना उत्पादन है? 267.67 लाख मीट्रिक टन। अब यहाँ पर अगर आप दालों को याद ना भी रखना चाहें, तो इसको और अनाज को और खाद्यान्न को अगर रख लेते हैं, तो फिर इससे इसको यानी कि खाद्यान्न से अनाज को माइनस करेंगे तो आपकी दालें वो निकल करके आ जाएगी। ठीक है? तो ये तो राजस्थान में खाद्यान्न का उत्पादन है। तिलहन की बात करें, ऑयल सीड की बात करें, तो 2024-25 में 96 लाख मीट्रिक टन जो है वो आपका मोटा-माटी तिलहन का उत्पादन है। गन्ना की बात करें तो गन्ना का कितना है? 4.40 लाख मीट्रिक टन गन्ना का उत्पादन। कॉटन की बात करें तो कॉटन में 18.45 लाख गांठें जो है वो कपास के उत्पादन की संभावना है। एक जो गांठ होती है वो कितने किलो की होती है? 170 किलो की एक गांठ होती है। और
जो मीट्रिक टन है, तो मीट्रिक टन का क्या मतलब होता है, 1 मीट्रिक टन कितने के बराबर होते हैं? 10 क्विंटल के बराबर, यानी कि 1000 किलो के बराबर 1 मीट्रिक टन है वो आपका होता है। ठीक बात है? तो ये तो वैसे आपसे नहीं पूछा जाएगा कि एक गाँठ में कितने किलो होती है, अरे ठीक है, ये बेसिक सी आपको ध्यान रखने वाली बात है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 2024-25 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार राजस्थान में खाद्यान्न का कुल उत्पादन कितना है? 267.67 लाख है, मीट्रिक टन है होने की संभावना है, जो कि प्रीवियस ईयर की तुलना में गत वर्ष कितना था? 241.86 लाख मीट्रिक टन या 242 लाख मीट्रिक टन था, ठीक है? और पिछले साल की तुलना में वृद्धि कितनी हुई है? तो 10.67। अब की बार कितना है? 267.67 और पिछले तुलना में वृद्धि कितनी हुई है? तो यहाँ पर भी 10.67% की वृद्धि हमें देखने को मिली है। किसमें? खाद्यान्न में, टोटल फूड ग्रेन्स में। अब यहाँ पर आप अलग-अलग देखिए, इस टेबल को थोड़ा-सा समझना है वो आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर कांसेप्ट आधारित भी प्रश्न है वो इस टेबल के विवरण के आधार पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिए बात आप, पहली बात तो हमने क्या डिस्कस करी कि अनाज का जो उत्पादन है, कितना है? पहले था 208 लाख मीट्रिक टन, 208.52 लाख मीट्रिक टन, अब कितना है? 220 लाख मीट्रिक टन है अनाज का उत्पादन। यानी कि अनाज में भी हमें क्या देखने को मिली है? प्रीवियस ईयर की तुलना में इस बार हमें वृद्धि की संभावना है। वृद्धि कितनी है? 5.42% की। ये जो है चेंजेस जो है वो आपका किस में है? परसेंटेज के अंतर्गत है। ठीक है? अब अनाज जो है वो खरीफ में भी बोया जाता है, रबी सीजन में भी बोया जाता है। तो खरीफ में आपकी यहाँ पर देख सकते हैं कितना है? 81.98 और रबी में जो है 137.85। खरीफ और रबी वैसे एग्जामिनर पूछना चाहे तो कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन इतना हमारे लिए भी याद रखना है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है? तो ज़्यादा मेन जो चीज़ें हैं, उनको थोड़ा-सा आप अच्छी तरीके से है वो देख लीजिए, याद करने का प्रयास करें। रब्बी, खरीफ में एक कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखिएगा, वो मैं आपको बताऊँगा, तो वो थोड़ा-सा याद कर लीजिए तो आपका बहुत है। लेकिन यहाँ पर मुख्य-मुख्य बातें जो है वो अनाज के बारे में ध्यान में रख लीजिए कि 208 लाख मीट्रिक टन जो है वो पिछले साल हुआ था। इस बार जो है 219.83 लाख मीट्रिक टन, यानी कि 5.42% की अनाज में हमें वृद्धि देखने को मिली है। अनाज के बाद में दलहन की बात करें तो दलहन में भी देखा कि हम कितना उत्पादन हुआ है इस साल, 47.84 लाख मीट्रिक टन उत्पादन की संभावना है, लेकिन प्रीवियस ईयर्स में कितना हुआ था? 33.34 लाख मीट्रिक टन। यानी कि अनाज जो आपकी दालें हैं उस दालों में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली है। और पूरे पूरे की अगर हम बात करें, यहाँ पर जितना भी जो कृषि उत्पाद दिए हुए हैं उन सभी में सबसे ज़्यादा जो वृद्धि है वो दालों में हमें देखने को मिली है। 33.34 लाख हेक्टेयर से 47.84 लाख हेक्टेयर है, यानी कि 48 लाख हेक्टेयर है वो दालें हुई है इस बार होने की जो संभावना है। इस बार का मतलब 2024-25 से आप समझिए अग्रिम अनुमानों के अनुसार कितनी है? 43.49% है इसमें वृद्धि हमें देखने को मिली है। ठीक है? और सबसे ज़्यादा जो दालें हैं वो आपकी खरीफ में 61.56% की वृद्धि दर्शा रही है, रबी में जो है वो 31.27% की वृद्धि देखने को मिल रही है। और टोटल खाद्यान्न की बात करें, अनाज प्लस दलहन जो है, इसमें कितनी ऑल ओवर वृद्धि कितनी है? तो हमने देखा 10.67% की वृद्धि है। पिछली बार 242, इस बार 268, तो कुल मिलाकर के 10.67% की वृद्धि देखने को मिली है। इसमें खरीफ और रबी दोनों में ही वृद्धि है, इसीलिए ऑल ओवर हमें देखने को मिली है। अब तिलहन की बात करें तो तिलहन में आप देखिए हमें क्या देखने को मिल रही है? कमी देखने को मिल रही है। इस बार तिलहन का उत्पादन 96 लाख मीट्रिक टन होने की संभावना है। पिछली बार 101 लाख मीट्रिक टन हुआ। तो 101 लाख मीट्रिक टन से 96 लाख मीट्रिक टन जो है वो उत्पादन हुआ है होने की संभावना है। तो ये बात क्या दर्शा रही है कि तिलहन में ऑयल सीड में क्या हुई है? कमी देखने को मिली है। इसके प्रोडक्शन में, इसके उत्पादन में प्रीवियस ईयर की तुलना में इस साल में क्या है? कमी की संभावना है। दूसरी बात करें तो तिलहन में भी, खरीफ में तो क्या है? वृद्धि है, ठीक है? खरीफ के तिलहन में तो वृद्धि है, लेकिन रबी के तिलहन में जो है वो कमी है। और तिलहन सबसे ज़्यादा जो है वो किस ऋतु में है वो आपका इसका बोया जाता है? तो सबसे ज़्यादा जो तिलहन है वो आपका जो यहाँ पर आप देखेंगे तो खरीफ और रबी, तो रबी में सबसे ज़्यादा तिलहन है वो बोया जाता है और सबसे ज़्यादा तिलहन का प्रोडक्शन भी रबी के ही सीज़न में होता है।
तो रबी में तिलहन में 11.44% की कमी हुई है और ऑल ओवर तिलहन में भी 4.99 यानी कि 5% की हमें कमी देखने की संभावना है वो मिल रही है इस प्रकार के 2024-25 के अनुमानों के आधार पर। बात करें गन्ना की, शुगर केन की, तो शुगर केन में हमें वृद्धि देखने को मिली है। इस बार शुगर केन का प्रोडक्शन 4.4 लाख मीट्रिक टन जो है और पिछली बार 3.6 लाख मीट्रिक टन। तो अब जो गन्ने में, शुगर केन में कितनी वृद्धि, 21.21% की वृद्धि है। कॉटन लिंट यानी कि कपास रुई जो है, इस रुई में क्या है, तो रुई में देखिए आप 26.21 लाख मीट्रिक टन यानी कि लाख गांठें थी पिछली बार और अब की बार 18.45 जो गांठें हैं, लाख गांठें हैं देखने को मिली है। तो गन्ने में हमें क्या है, ऋणात्मक परिवर्तन देखने को मिला है यानी कि गन्ना और तिलहन जो दो ऐसी फसलें हैं जिसमें प्रीवियस ईयर की तुलना में इस साल जो इसके उत्पादन है, इस उत्पादन में हमें कमी की संभावना देखने को मिल रही है। तो ऑयल सीड और दो चीजें हैं इसमें कमी देखने को मिल रही है। ऑयल सीड में किसके अंतर्गत, रबी के अंतर्गत है वो कमी है, बाकी सारों में हमें पॉजिटिव चेंजेज है वो देखने को मिल रहा है। ठीक बात है, तो ये तो आप ध्यान में रखिए। दूसरी, इसको हम थोड़ा सा लिख भी लेते हैं। वर्ष 2023-24 की तुलना में वर्ष 2024-25 में तिलहन, विशेष करके कौन सी, रबी तिलहन, वह किसमें है, आपकी कपास में। तिलहन व कपास के उत्पादन में ऋणात्मक परिवर्तन या फिर कमी संभावना देखी गई है। ये अग्रिम अनुमान है इसलिए हम क्या लिखेंगे, संभावना लिखेंगे। तो कमी की संभावना देखी गई है। तिलहन में 5% की कमी है और कपास जो है, कॉटन है, इसमें 29.61% की कमी हमें देखने को मिल रही है। तो रबी तिलहन में 11.44। तो रबी वाली आप ध्यान में रखिए कि तिलहन में कमी किस में हुई है, तो तिलहन की में कमी जो है वो रबी के अंतर्गत हुई है और ऑल ओवर जो तिलहन है उसमें 5%, 4.99% या मोटे तौर पर 5% की कमी हमें देखने को मिली है। ठीक है, इसके अलावा सभी जो फसलें हैं इनमें हमें पिछले साल की तुलना में क्या है, वृद्धि ही देखने को मिली है, अभिवृद्धि देखने को मिली है। तो वर्ष 2023-24 की तुलना में 2024-25 में तिलहन व कपास के उत्पादन में ही, ठीक है, में ही ऋणात्मक परिवर्तन की संभावना देखी गई है। एक बात तो ये आप ध्यान में रखिए। दूसरी बात देखिए, यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो जो उत्पादन है, इस उत्पादन को अगर हम देखें तो उत्पादन जो है वो किस ऋतु में होता है, किस सीजन में होता है, रबी में होता है सबसे ज्यादा उत्पादन या फिर खरीफ ऋतु में होता है। तो ये बात भी है वो कॉन्सेप्चुअली कभी कभार पूछ ली जाती है कि राजस्थान के फूड प्रोडक्शन की बात करें, अनाज है, दलहन है, तिलहन है, खाद्यान्न है, ये जो फसलें हैं इसमें सर्वाधिक प्रोडक्शन है वो किस ऋतु में होता है, जो आपकी खरीफ ऋतु में होता है या फिर रबी सीजन में होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए आप, ये अनाज की बात है और ये इसका प्रोडक्शन है। अब यहाँ पर खरीफ का प्रोडक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है हमें, ये खरीफ का प्रोडक्शन है। तो खरीफ के प्रोडक्शन में ये बात यहाँ पर है वो आपकी अलग हो जाती है, ये क्षेत्रफल है और ये इसका प्रोडक्शन है, उत्पादन है। तो खरीफ के प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ आपका नीचे रबी का है, नीचे यहाँ पर ये रबी का देखने को मिल रहा है, ऊपर खरीफ का है। तो खरीफ में अगर हम बात करें तो 2022-23 में 91 लाख मीट्रिक टन और रबी में 124, 2022-23 में 77, 130, 81, 137, यानी कि हमें ये देखने को मिल रहा है कि अनाज जो है वो खरीफ की बजाय रबी के सीजन में सबसे ज्यादा उत्पादन अनाज का देखने को मिल रहा है। वहीं दलहन की बात करें, दालों की बात करें तो दालों में देखिए 17, 7, 2, 18 हो गया, 13 से 19 है, 21 से 26 है और ऑल ओवर अगर हम बात करें तो यहाँ पर 61 है और यहाँ पर 31 है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो खरीफ और रबी में दलहन की अगर हम बात करें तो दलहन में ये तो आपका प्रतिशत है, ये इनको हम कंपेयर नहीं करेंगे, माफी चाहेंगे, ये केवल यहाँ पर ही हमें इसको है वो कंपेयर करना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है। तो देखिए जो दलहन है, दलहन में भी सबसे ज्यादा जो किस में जो प्रोडक्शन है वो किस सीजन में हो रहा है,
दलहन में भी हमें इसमें देखने को मिल रहा है, यानी कि रबी के दलहन में देखने को मिल रहा है। अनाज में भी हमें रबी में सबसे ज़्यादा है वो प्रोडक्शन देखने को मिल रहा है। तो अनाज में भी सबसे ज़्यादा रबी में है, दलहन में भी सर्वाधिक प्रोडक्शन रबी में है। तो ऑल ओवर जो फूड ग्रेन है, खाद्यान्न जो है, उसका भी उत्पादन सर्वाधिक किस सीज़न में होगा? तो सर्वाधिक रबी के सीज़न में हमें इसमें उत्पादन देखने को मिल रहा है। रबी यानी कि जो शीत ऋतु में जो फसलें बोई जाती है, उसको मेनली हम रबी की फसलें हैं वो कहते हैं। हमने डिस्कस भी किया पहले, ठीक है? तो अनाज और खाद्यान्न यानी कि जो टोटल जो फूड ग्रेन है, उनका सर्वाधिक उत्पादन, जैसे फूड ग्रेन टोटल खाद्यान्न की बात करें, तो यहाँ पर देखिए 2024-25 में भी हम देख सकते हैं कि 2024-25 में 103 लाख मीट्रिक टन जो है वो आपका खरीफ में हुआ और 163 या 164 लाख है वो रबी में हुआ है। ये 91, 150, 109, 143, तो यहाँ पर रबी में सबसे ज़्यादा हमें उत्पादन देखने को मिल रहा है, खाद्यान्न यानी कि अनाज, दलहन और खाद्यान्न के संदर्भ में। तिलहन में सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें, तो इसमें भी क्या है, सबसे ज़्यादा हमें रबी में देखने को मिल रही है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किसमें है? रबी में देखने को मिल रहा है। बाकी गन्ना और कपास तो स्पेसिफाई एक सीजन में ही बोई जाती है, दोनों सीजनों में नहीं बोई जाती हैं, ठीक बात है। तो यहाँ पर ये देखेंगे तो हमें प्रोडक्शन के संदर्भ में क्या देखने को मिला है, हेक्टेयर के अंतर्गत जो आपकी तिलहन है उसमें हमें चेंजेस देखने को मिलेगा, जबकि प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा जो उत्पादन जो है वो किस सीजन में होता है, तो सबसे ज़्यादा फसलों का उत्पादन जो है वो राजस्थान के संदर्भ में पिछले 2-3 सालों के डेटा के आधार पर बात करें या आप लगभग 10 साल के डेटा उठा करके देखेंगे तो भी हमें यही मिलेगा कि सबसे ज़्यादा जो उत्पादन फसलों का है वो खरीफ की बजाय रबी सीजन में है वो राजस्थान में होता है। तो फसलों का उत्पादन किस सीजन में होता है? रबी के सीजन में। लेकिन सबसे ज़्यादा बुआई की बात करें तो अनाज, दलहन और खाद्यान्न की सर्वाधिक जो बुआई है वो तो खरीफ सीजन में होती है। यानी कि जब वर्षा होती है तो वर्षा के मौसम में खरीफ सीजन में वर्षा ऋतु में सबसे ज़्यादा बोया गया क्षेत्रफल राजस्थान में देखने को मिलेगा। किसके अंतर्गत? अनाज के अंतर्गत, दालों के अंतर्गत और टोटल फूड ग्रेन यानी कि खाद्यान्न के अंतर्गत। लेकिन तिलहन में है वो उल्टा हमें देखने को मिलेगा कि तिलहन में सबसे ज़्यादा जो बोया गया क्षेत्रफल है वो हमें रबी सीजन में देखने को मिलेगा और खरीफ सीजन में तिलहन के अंतर्गत जो बोया गया क्षेत्रफल है वो हमें कम देखने को मिलेगा। ठीक है? तो पहला जो फैक्ट है वो तो हम ये लिख लेते हैं, राजस्थान में फसल उत्पादन के संदर्भ में खरीफ ऋतु की बजाय रबी में फसलों का उत्पादन अधिक होता है। ठीक है? राजस्थान में सबसे ज़्यादा फसलों का उत्पादन किस सीजन में होता है? तो फसलों का प्रोडक्शन रबी के सीजन में शीत ऋतु में होता है, खरीफ ऋतु में कम होता है। इसका कारण क्या है कि राजस्थान में जो है वो अधिकांश भाग मरुस्थलीय है और राजस्थान का अधिकांश 61% से ज़्यादा जो भाग है वो आपका मरुस्थलीय है और वहाँ पर वर्षा बहुत ही कम होती है। और कम वर्षा और दूसरी बात है वहाँ पर सिंचाई के भी इतने उन्नत साधन नहीं हैं। इस वजह से वर्षा नहीं हो पाती है और सिंचाई के साधन अवेलेबल नहीं होने की वजह से राजस्थान में खरीफ जो है उसमें जो उत्पादन है वो कम होता है। और दूसरी बात ये भी है कि जो रबी के सीजन में जब पानी की आवश्यकता पड़ती है तो सिंचाई के माध्यम से पानी दे दिया जाता है। जब आवश्यकता नहीं पड़ती है तो पानी को नहीं दिया जाता है, वहाँ सिंचाई नहीं की जाती है। लेकिन इंद्रदेव का कोई भरोसा नहीं है, फसलें खड़ी हैं और जब फसलों को कटाई का जो समय आता है उस दौरान काफ़ी फसलें हैं वो हुई होती हैं और फसलों को काटने का समय आता है। काटने के समय अगर फसलों के ऊपर पानी की आवश्यकता ना होते हुए भी अगर पानी दे दिया जाएगा तो फसलें जो है वो खराब हो जाएगी। तो इस वजह से वर्षा का अनियमित और अनिश्चित होना राजस्थान में जो फसलों को है वो बर्बाद भी कर देता है। तो इसीलिए खरीफ ऋतु में काफ़ी वर्षा पर निर्भरता ज़्यादा होती है। इस वजह से राजस्थान में खरीफ का उत्पादन है वो कम होता है, जबकि रबी में उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो ये हम यहाँ पर इसको कंपेयर करके देख सकते हैं। हमने देखा कि खरीफ में बहुत कम हुआ है इसका अनाज का और रबी में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लगभग डबल के बराबर हम देख सकते हैं। दालों की भी बात करें तो 13 से 19 है। खाद्यान्न में अगर हम बात करें टोटल तो खरीफ में 103 है, 163 है। ठीक है, तिलहन की बात करें तो 39 है, 56 है। तो कुल मिलाकर के चाहे अनाज की बात करें, दलहन की बात करें और तिलहन की बात करें तो अनाज, दलहन और तिलहन यानी कि टोटल जो खाद्यान्न है, तिलहन है, इनका जो उत्पादन है वो राजस्थान में
किस ऋतु में ज़्यादा होता है? तो हमने ऑल ओवर ही लिख दिया कि राजस्थान में फसल उत्पादन के संदर्भ में खरीफ ऋतु की बजाय रबी में फसलों का उत्पादन है वो आपका अधिक होता है। और किसमें होता है अधिक फसलों का, यानी कि बात करें तो तिलहन में भी होता है, तिलहन का भी सर्वाधिक तिलहन है, अनाज व दलहन यानी कि खाद्यान्न। इन सब का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस ऋतु में होता है? तो वो होता है आपकी रबी के ऋतु में उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। अब आपसे ये सवाल इस प्रकार के स्टेटमेंट दे करके पूछ लिया जाएगा कि राजस्थान में खरीफ की बजाय रबी तिलहन का उत्पादन यानी कि राजस्थान में तिलहन का उत्पादन खरीफ की बजाय रबी में है वो ज़्यादा होता है। वो आपको स्पेसिफाई वर्ष दे कर के भी पूछ लिया जाएगा, या फिर पिछले 3 साल में या पिछले 2 साल में, इस आधार पर भी पूछ लिया जाएगा कि राजस्थान में जो तिलहन या अनाज या दलहन या खाद्यान्न किसी भी टाइप से दे करके पूछ लिया जाए कि राजस्थान में इस पर्टिकुलर जो फसल है इसका उत्पादन खरीफ की बजाय रबी में है वो ज़्यादा होता है, यानी कि अनाज, दलहन, तिलहन। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये स्टेटमेंट सही है कि खरीफ की बजाय रबी में इसका उत्पादन ज़्यादा होता है। लेकिन अब हेक्टेयर जो क्षेत्रफल का जो डाटा दिया हुआ है वो भी हम देख लेते हैं कि क्षेत्रफल में क्या मामला है। क्षेत्रफल में यानी कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा बुवाई है वो किस ऋतु में होती है? ठीक है, उत्पादन तो हमने देख लिया कि भाई रबी में होता है, खरीफ में नहीं होता है। लेकिन अगर एरिया की बात करें तो राजस्थान में हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो बड़ा एरिया है वो कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा बड़ा एरिया हमें वेस्टर्न राजस्थान में देखने को मिलेगा, पश्चिम राजस्थान। और 61.11% जो है वो मरुस्थलीय भाग है, ठीक है? और अरावली के पश्चिम में इतना जो भूभाग है बहुत बड़ा है, ठीक है? और उस बड़े भूभाग में राजस्थान में वो ज़्यादातर किस पर निर्भर है? मानसून पर निर्भर है, वर्षा पर निर्भर है। तो वर्षा पर निर्भर होने की वजह से वहाँ पर सबसे ज़्यादा है वो आपका क्षेत्रफल है वो बोया जाता है, ठीक है? तो राजस्थान में सर्वाधिक जो बोया गया क्षेत्रफल हमें पश्चिम राजस्थान में देखने को मिलता है। और इसमें अगर हम बात करें एरिया की, हेक्टेयर की, तो देखिए आप अनाज के अंतर्गत बोया गया क्षेत्रफल कितना है 2024-25 में 98.89 लाख हेक्टेयर है। अनाज के अंतर्गत खरीफ में आप देखेंगे तो खरीफ में 64, और इस रबी में उसी साल में 2022-23 में कितना है 33 है, या 59 है, या 33 है, या 63 है, या 35 है, ठीक है? तो हम क्या देख रहे हैं, उत्पादन की तुलना में ये चीज़ है वो हमें उल्टी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आप देखिए 64, 33, 59, 33, 63 और 35, यानी कि इसमें किसमें हो रहा है ज़्यादा जो हेक्टेयर है, क्षेत्रफल जो है वो सबसे ज़्यादा हमें खरीफ में देखने को मिल रहा है। जबकि इसमें हमें क्या है, इसमें ये हमें उल्टा देखने को मिल रहा है, यानी कि उत्पादन जो है वो हमें रबी में देखने को मिल रहा है। दलों दालों की अगर हम बात करें तो दालों में 58 लाख हेक्टेयर के अंतर्गत दालों का बोया गया क्षेत्रफल है, ठीक है? तो दालों के बोए गए क्षेत्रफल में 55, 54 और 58 एक बार कमी हुई, फिर है वो वृद्धि देखने को मिली है। दालों में भी आप देख लीजिए, खरीफ में 35 लाख हेक्टेयर है तो रबी में 19 लाख हेक्टेयर है, और 2023-24 में 36 है तो 18 है, डबल है। यहाँ 37 है तो 20 है, यानी कि दालों में भी हमें क्या देखने को मिलता है, खरीफ दलहन है वो सर्वाधिक है। यानी कि दालों का जो उत्पादन है वो तो रबी में होता है, लेकिन दालों के अंतर्गत बोया गया क्षेत्रफल सर्वाधिक है वो किसके अंतर्गत है? खरीफ ऋतु में है। टोटल खाद्यान्न में भी यही हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा जो खाद्यान्न है वो किस ऋतु में बोया जाता है? तो सर्वाधिक जो खाद्यान्न है वो हमें खरीफ ऋतु में बोया गया मिलता है, लेकिन सर्वाधिक खाद्यान्न का जो उत्पादन है वो हमें रबी सीजन में देखने को मिलता है। कॉटन की जो ऑयल सीड की बात करें तो ऑयल सीड में आप देखिए, ऑयल सीड में इसका उल्टा हमें देखने को मिलेगा। ऑयल सीड में आप देखिए यहाँ पर टोटल जो है वो 60 जो लाख हेक्टेयर है, यहाँ पर लाख हेक्टेयर में ही है, 60 लाख हेक्टेयर पर बोया गया क्षेत्रफल हमें 2024-25 के अग्रिम अनुमानों में देखने को मिला, जिसमें खरीफ के अंतर्गत हमें कम देखने को मिल रहा है, जबकि रबी में है वो आपकी तिलहन सबसे ज़्यादा है। देखिए तिलहन की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा राजस्थान में रबी के अंतर्गत राई और सरसों का उत्पादन होता है, ठीक है? और राई और सरसों में बहुत टॉप पर है राजस्थान, ठीक है? और तिलहन में अगर देखा जाए ऑल ओवर रबी की और खरीफ अगर तिलहनों में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा राजस्थान में राई और सरसों इत्यादि है, ये आपका तिलहन के रूप में है वो बोया जाता है, ठीक है? और ये राई और सरसों किस ऋतु की है? रबी की सीजन की जो है फसलें हैं, तो इसीलिए राजस्थान में जो तिलहन जो है उसका उत्पादन अ, भी सबसे ज़्यादा रबी में होता है,
और तिलहन के अंतर्गत बोया गया क्षेत्रफल भी हमें सबसे ज़्यादा है वो रबी की सीजन में देखने को मिलता है। ठीक है, तो तिलहन में दोनों ही रबी में होता है, क्षेत्रफल भी सबसे ज़्यादा रबी में है और उत्पादन भी रबी में है। जबकि अनाज के संदर्भ में बात करें या दलहन के संदर्भ में या टोटल फूड ग्रेन के संदर्भ में बात करें, तो इसमें बोया गया क्षेत्रफल हमें किसके अंतर्गत देखने को मिलता है? तो अनाज के अंतर्गत या फूड ग्रेन खाद्यान्न के अंतर्गत सबसे ज़्यादा बोया गया क्षेत्रफल हमें खरीफ में देखने को मिलेगा, जबकि सबसे ज़्यादा उत्पादन इनका रबी के सीजन में होता है। ठीक है, तो ये बात थोड़ी सी अच्छी तरीके से वो ध्यान में रखिएगा। हम इसको है वो यहाँ पर है वो लिख लेते हैं, इसको हटा ही देते हैं, ये तो सारों में है तो कोई लिखने की आवश्यकता वैसे अलग से है नहीं। राजस्थान में खाद्यान्न, तो खाद्यान्न के अंतर्गत क्या आएगा? अनाज व दलहन के अंतर्गत सर्वाधिक बोया गया क्षेत्रफल या सर्वाधिक बुवाई बुवाई खरीफ में होती है, जबकि यहाँ से लिख लेते हैं, इनका सर्वाधिक उत्पादन रबी में होता है। ठीक है, उत्पादन क्या है? रबी में होता है, लेकिन बुवाई जो है वो आपकी खरीफ में हमें इन फसलों की देखने को मिलेगी। पहला फैक्ट तो ये हो गया। दूसरी बात जो है वो तिलहन के संदर्भ में, राजस्थान में तिलहन की सर्वाधिक बुवाई रबी में होती है तथा इसका सर्वाधिक उत्पादन भी रबी में ही होता है। ठीक है, तो दोनों के संदर्भ में ध्यान में रखिए, खाद्यान्न का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है वो तो होता है रबी में, जबकि खाद्यान्न सबसे ज़्यादा बोया जाता है वर्षा काल में, यानी कि खरीफ में। तिलहन का सबसे ज़्यादा उत्पादन भी रबी में होता है और तिलहन सबसे ज़्यादा तिलहन की बुआई भी है वो भी आपकी रबी में ही होती है। तो ये बात आप अच्छी तरीके से वो इस संदर्भ में ध्यान में रखते हुए चलिएगा। बाकी ये जो परसेंटेज है ये भी आपको ध्यान में रखना है कि सबसे ज़्यादा ऋणात्मक परिवर्तन हमें किस में देखने को मिला है? दालों में देखने को मिला है। और पिछले तिलहन में देखने को मिला है, तेलीय जो आपकी फसलें हैं उसमें देखने को मिला है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो प्रोडक्शन है तिलहन में, तो 103 है, फिर 101 है, 96 है। तो तिलहन का जो उत्पादन है वो निरंतर हमें क्या है? घटता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, तिलहन का उत्पादन निरंतर कमी हो रही है तिलहन में। और दालों की अगर हम बात करें तो दलहन में भी देखिए 36 से 33 और फिर 47। तो दालों के उत्पादन में 2023-24 में कमी हुई है, लेकिन 24-25 की तुलना में हमें बाकी वालों में सारों में ही वृद्धि देखने को मिल रही है। ठीक है, अनाज में बात करें तो 216, 208 और 219, तो ये सारे में वृद्धि है। तिलहन और एक हमें किस में देखने को मिली है? कपास में है 27, 26 और 8, यानी कि कपास और जो आपका ऑयल सीड है तिलहन है, इसमें हमें निरंतर कमी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो वर्ष 2023-24 की तुलना में 2024-25 में तिलहन व कपास के उत्पादन में ऋणात्मक परिवर्तन है वो की संभावना देखी गई है। ठीक है, और इनके उत्पादन में निरंतर कमी हो रही है। ठीक है, किसके उत्पादन में? राजस्थान में तिलहन के उत्पादन में हमें निरंतर है वो इसमें कमी देखने को मिल रही है। आगे बात करें हम तो देखिए, एक डेटा जो है, जो आपका स्टैटिस्टिकल ईयर बुक जो होती है राजस्थान सांख्यिकी विभाग द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाती है सांख्यिकी दिवस के अवसर पर। तो उस बुक की अगर हम बात करें तो इसमें थोड़ा एक कुछ डेटा जो है वो मुझे इम्पोर्टेंट लगा, तो वो भी आप थोड़ा सा देख लीजिए कि इसमें कहा गया है प्रत्येक जो भारत के जो राज्य है उसमें पर कैपिटा फूड ग्रेन प्रोडक्शन, यानी कि प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन का जो डेटा है वो दिया हुआ है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा
कि राजस्थान में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन है वो कितना है। यानी कि राजस्थान का जनसंख्या और राजस्थान की जनसंख्या के कंपैरिजन में राजस्थान में खाद्यान्न का उत्पादन अगर हम देखा जाए, तो हमें सामने आता है कि राजस्थान में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न का उत्पादन कितना करता है। तो राजस्थान में पर कैपिटा खाद्यान्न का जो उत्पादन है, वो हमें जो डेटा है आपके बात करें तो 2022-23 वाले डेटा है, और 2022-23 के डेटा के अनुसार राजस्थान में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न का उत्पादन जो है वो 295 किलोग्राम होता है। 295.2 किलोग्राम राजस्थान में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न का उत्पादन है। और भारत में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न का उत्पादन ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो 238 किलोग्राम है, 238.4 किलोग्राम है। ठीक है, तो राजस्थान में पर कैपिटा जो खाद्यान्न उत्पादन है वो अखिल भारतीय पर कैपिटा खाद्यान्न उत्पादन से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, और इस संदर्भ में राजस्थान की जो रैंक है वो पूरे देश में कितनी है, छठी रैंक है। प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन की दशा में राजस्थान में कितनी रैंक है, छठी है। और कंजप्शन ऑफ फर्टिलाइजर, यानी कि राजस्थान में के जो एग्रीकल्चर है, राजस्थान की जो भूमियां हैं वहाँ जहाँ कृषि की जाती है, तो वहाँ पर फर्टिलाइजर जो है यानी कि जो आपकी रासायनिक जो खाद है, उस रासायनिक खाद का कितना कंजप्शन होता है, तो 1611 1611.39 जो हजार टन राजस्थान में क्या होता है, फर्टिलाइजर का जो कंजप्शन होता है। और इस दशा में राजस्थान देश का 10वें नंबर पर है, वो राज्य है फर्टिलाइजर कंजप्शन करने वाला। परसेंटेज ऑफ ग्रोस इरिगेटेड एरिया टू ग्रोस क्रॉप्ड एरिया, यानी कि राजस्थान में सकल सिंचित एरिया है वो कितना प्रतिशत है टोटल जो आपका फसली क्षेत्र का, वो है आपका 44.7%। ठीक है, और देश का कितना है, 55.8%। तो देश के तुलना में राजस्थान में कम है, और इस संदर्भ में राजस्थान की रैंक है वो 12वीं है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो ये प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन है वो पूछा जा सकता है। ठीक है, सांख्यिकी वर्ष, तो ये थोड़ा सा डाटा ध्यान में रखिए कि वर्ष 2022-23 में ये सांख्यिकी वर्ष पुस्तक का संदर्भ परीक्षा में ना भी पूछा जाए, आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि 2022-23 में राजस्थान में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन राजस्थान का कितना है, तो 295 किलो प्रति व्यक्ति खाद्यान्न का उत्पादन है। एक व्यक्ति 295 किलो राजस्थान में खाद्यान्न का उत्पादन करता है, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो या बुजुर्ग हो, यानी कि राजस्थान की जनसंख्या के आधार पर इसको वो किया गया है। तो 295 किलोग्राम, भारत में 238 किलोग्राम, भारत से राजस्थान में क्या है, अधिक है। राजस्थान की इस संदर्भ में रैंक क्या है, देश में छठी रैंक है राजस्थान की। आगे बात करें हम, तो यहाँ पर ये आर्थिक समीक्षा में ये जो मैंने टेबल में जो चीजें बताई आपको, कितना परसेंटेज वृद्धि हुई है, कितना क्या है, कितना कमी हुई है, वो सारी चीजें आर्थिक समीक्षा में लिखित रूप में इस प्रकार से दी हुई है। तो वो भी हमने यहाँ पर है वो डाल ली, लेकिन ये इसमें वही चीजें हैं जो यहाँ पर हमने टेबल में है वो डिस्कस करी कि राजस्थान में कितना क्या है वो पिछले साल की तुलना में परिवर्तन हुआ है। पिछले साल इतना था, इस बार इतनी हुई है, इतनी परिवर्तन हुआ है। तो आर्थिक समीक्षा में ये वाली चीजें वो नहीं दी हुई थी, जो चेंजेस प्रतिशत है वो इन्होंने इस प्रकार से डिस्क्रिप्टिव इफेक्ट में हो दिया हुआ था, तो हमने पास में एक और जो कॉलम बना करके उनको ऐड कर लिया है। ठीक बात है, तो वो जो टेबल वाली है वो आप अच्छी तरीके से ध्यान में रख लीजिए। वो सारी बातें जो है वो यहाँ पर आपकी लिखित रिटर्न स्टेटमेंट के रूप में है वो दी हुई है। तो यहाँ से ये स्टेटमेंट क्या करते हैं, कॉपी करके इससे प्रश्न बना लेते हैं। जैसे ये एक कॉपी कर लिया जाएगा कि वर्ष 2024-25 में राजस्थान में कपास का उत्पादन 18.4 लाख गांठे उत्पादन होने की संभावना है, जबकि वर्ष 2023-24 में ये उत्पादन जो है वो 26 लाख गांठे था, जो कि 29.61% की कमी दर्शाता है। तो कपास के प्रोडक्शन में कितनी कमी है, या फिर ये सारा स्टेटमेंट ही कॉपी करके प्रश्न में डाल दिया जाता है, और उपयुक्त में से कौन सा स्टेटमेंट सही या गलत इस प्रकार से वो दे दिया जाता है। तो पिछले साल में कितना था, इस बार कितना था, और मोटा मोटी जो मेन मेन चीजें हैं मैंने बताई वो आप वो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। आगे अगर हम बात करें तो ये सारी चीजें दोबारा हमने एक टेबल बना करके भी डाल दी है, तो उस टेबल में भी आप देख सकते हैं 2023-24 में उत्पादन, 2024-25 में उत्पादन, ये इनका इन फसलों का इतना है, और तुलना ये आपकी 2024-25 में इतनी है कि यहाँ कमी और वृद्धि हुई, ये यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा। आगे अगर हम बात करें तो गत 5 वर्षों में कृषि फसलों की जो उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी है किलोग्राम पर हेक्टेयर, उस उत्पादकता की जो तुलनात्मक स्थिति है वो भी यहाँ पर है वो दी हुई है। तो राजस्थान में अगर हम बात करें तो यहाँ पर अनाज, दालें, खाद्यान्न, तिलहन, गन्ना, कपास और ग्वार है वो दी हुई है। इसमें अगर हम बात करें तो वर्ष 2023-24 की अगर हम बात करें तो गन्ना में 2023-24 में
यानी कि यहाँ पर ये अवरोही क्रम में दी हुई है और ऊपर ये आपके रैंडमली दिए हुए हैं। तो अनाज की बात करें तो अनाज में 2019-20 में 2248 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है वो आपका अनाज का हमें उत्पादन देखने को मिला। 20-21 में 2423 है, फिर 2093 है, 2220 है, 2233 है। ठीक है? तो ये आपका 2023-24 वाला आपसे पूछा जा सकता है कि अनाज का कितना है, तो 2233 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। दालों का जो है 610 है, खाद्यान्न का 1634 है, तिलहन का है वो 1525 है, गन्ना का 87,161 और कपास का 444 और ग्वार का जो है वो आपका 513 है। ठीक है? और 2022-23 वाला भी है वो आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है? क्योंकि कृषि सांख्यिकी में अब तक की जो रिपोर्ट है 2022-23 वाली दी हुई है, तो 2022-23 में कृषि सांख्यिकी वाली रिपोर्ट एग्जामिनर अगर देखेंगे तो वहाँ से ये यहाँ से आपसे वो इस संदर्भ में पूछा जा सकता है। दूसरी बात ये भी है कि इसको आप थोड़ा-सा इस प्रकार से ध्यान में रखिए कि आपसे सर्वाधिक जो है उत्पादकता किलोग्राम प्रति जो हेक्टेयर है, वो किस फसल की उत्पादकता सबसे ज़्यादा है, वो आपसे 3-4 फसल देकर के पूछ ली जाए, तो वर्ष 2023-24 में राजस्थान की अगर हम बात करें, तो गन्ना जो है, शुगर केन है, इसकी प्रति किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो उत्पादकता है, वो सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा किसकी है? गन्ना की है। कितनी है? 87,161 है। ठीक है? अनाज की है 2233, उसके बाद में गन्ना के बाद में अनाज आता है। प्रति किलोग्राम जो हेक्टेयर है, यानी कि किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो कृषि फसलों की उत्पादकता है, सबसे ज़्यादा गन्ना की, उसके बाद में अनाज की कितनी है 2233, खाद्यान्न की फूड ग्रेन की 1634 है, तिलहन की 1525 है और दलहन की 610 है। ठीक है? तो ये थोड़ा-सा अवरोही क्रम में जो व्यवस्थित किया हुआ है, क्रम यहाँ पर है वो दे रखा है, तो अवरोही क्रम वाला ध्यान में रखिए। सबसे ज़्यादा उत्पादकता गन्ने में, शुगर केन में देखने को मिली है, गन्ने के बाद में फिर अनाज है, फिर खाद्यान्न जो है, ठीक है? खाद्यान्न के बाद में फिर जो है वो आपका तिलहन और सबसे कम जो है वो हमें दलहन में देखने को मिल रही है। दूसरी बात है, यहाँ से वैसे तो सवाल है वो अब तक शायद ही देखने को मिला है, बहुत ही रेयर, बहुत ही कम सवाल पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा तो आपका राजस्थान में जो फसलों की रैंकिंग क्या है, वहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। लगभग हर एक परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि मूँगफली के अंतर्गत कितना है, बाजरा में, सरसों में ये कितना है या उसका परसेंटेज कितना है, ठीक है? वो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और उसके बाद में जो हमने चीज़ें देखी, जो फूड का जो प्रोडक्शन है, उस उत्पादन के संदर्भ में है, वो क्षेत्रफल के संबंध में कंसेप्चुअली जो सवाल है, वो पूछ लिए जाते हैं। लेकिन ये भी आर्थिक समीक्षा में टेबल दी हुई है, तो ये थोड़ा-सा डेटा आप ध्यान में रखिए, इस प्रकार से सवाल है वो पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्टिविटी है वो किसकी है? गन्ना अगर विकल्प में ना मिले, 4 अनाज, खाद्यान्न, तिलहन और दलहन ये दे दिया जाए, तो सबसे ज़्यादा अनाज की है, ठीक है? और अनाज के बाद में सबसे ज़्यादा खाद्यान्न की है, तो आप जो कन्फ्यूज़ होंगे, तो वो खाद्यान्न और अनाज में है वो हो सकते हैं, ठीक है? और 2022-23 में अगर हम बात करें तो 2022-23 में खाद्यान्न और अनाज 2022-23 में भी लगभग-लगभग ये हमें सेम ही देखने को मिलेगी। तो इसका अवरोही जो क्रम है वो थोड़ा-सा आप ध्यान में हो रखिए। आगे बात करें तो ये सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट जो टेबल है वो यही है। ठीक है? यहाँ से डेफ़िनेटली सवाल है वो पूछे जाने की बहुत-बहुत ज़्यादा है वो संभावना रहती है और हर परीक्षा में यहाँ से पूछा ही जाता है। तो देखिए, यहाँ पर दी गई है फसलों के उत्पादन और राज्यों की तुलनात्मक स्थिति वर्ष 2022-23 के डेटा के अनुसार। ये आर्थिक समीक्षा वही है 2024-25 वाली, लेकिन 2024-25 की आर्थिक समीक्षा में एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स जो है जो आपका भारत के कृषि मंत्रालय की 2023 वाली, उससे इन्होंने डेटा वो लिया हुआ है और उसमें 2022-23 के डेटा वो दिए गए हैं और ये डेटा आपके 2026 के अप्रैल-मई तक के एग्ज़ाम्स में ये डेटा वो आपसे पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ठीक है? तो देखिए, ये जो फसलें हैं, फसलों में राजस्थान में कौन-सी फसलों का है वो प्रथम स्थान है। पहली बात तो आपको ध्यान में रखना है कि वे फसलें जिसमें राजस्थान का स्थान क्या है। तो राजस्थान आप सभी को पता है राई और सरसों, सबसे ज़्यादा देश में राई और सरसों का जो उत्पादन है, रेपसीड एंड मस्टर्ड सबसे ज़्यादा जो है वो देश में कहाँ उत्पादित होता है? राजस्थान में। और इसमें राजस्थान का जो शेयर है वो कितना है 46.13% देश का राई और सरसों राजस्थान में उत्पादित किया जाता है। तो ये 40% के आसपास में रहता ही है। पिछली बार भी देखेंगे आप, इससे पहले वाली 2021-22 वाली या 20-21 वाली,
तो उसमें भी आपको 38, 39, 40% यानी कि राई और सरसों का तो प्लस 40% रहता है और बाजरा का 39, 40, 42 इस प्रकार से बाजरा का रहता है। बाजरा का इस बार की बात करें तो बाजरा का कितना है 44.66% जो है वो बाजरा का है। तो राई और सरसों में राजस्थान प्रथम स्थान में है, बाजरा में भी प्रथम स्थान में है। देखिए, राई और सरसों सबसे ज़्यादा 46% देश का होता है और राई और सरसों किस प्रकार की फसल है? तिलहन है। तो तिलहन में भी राजस्थान प्रथम होगा या नहीं होगा? तो डेफिनेटली कुल तिलहन के उत्पादन में भी राजस्थान क्या है? प्रथम स्थान पर है। तो ध्यान में रख लीजिए तिलहन में भी प्रथम है। अब बाजरा देश का 44% बाजरा राजस्थान में उत्पादन होता है और पोषक जो अनाज है सीरियल्स है, तो सीरियल्स में सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला जो खाद्यान्न है वो राजस्थान में तो ज़्यादातर है वो बाजरा और गेहूँ है, ठीक है? लेकिन पोषक अनाज में सबसे ज़्यादा बाजरा में राजस्थान का जो योगदान बाजरा में सबसे ज़्यादा योगदान राजस्थान का है, देश का 44% बाजरा का उत्पादन राजस्थान में होता है, तो पोषक अनाज की दृष्टि से भी राजस्थान देश में टॉप पर होगा, ठीक है? तो बाजरा टॉप पर है, मतलब पोषक अनाज में भी राजस्थान टॉप पर है, ठीक है? ये ध्यान में रख लीजिए। एक याद करिए, दूसरे का उससे कनेक्ट करके याद कर लीजिए, ठीक है? तो पोषक अनाज, बाजरा राजस्थान प्रथम है, तो पोषक अनाज में भी राजस्थान प्रथम है। राई और सरसों चूँकि तिलहन है, इसमें राजस्थान प्रथम है, तो कुल तिलहन में भी राजस्थान प्रथम है। तो राजस्थान 4 फसलों के उत्पादन में देश में राजस्थान का प्रथम स्थान है। राई, सरसों, बाजरा और राई सरसों हो गया तो राई सरसों के साथ में तिलहन हो गया, बाजरा हो गया तो बाजरा के साथ में पोषक अनाज हो गया, ठीक है? तो इनमें राजस्थान देश में पहला स्थान है, ठीक है? इसके अलावा एक और फसल है जिसका नाम है ग्वार। ग्वार ज़्यादातर आपका मध्यवर्ती राजस्थान और पश्चिम राजस्थान में हमें देखने को मिल जाएगी और जो ग्वार है, उस ग्वार से आपका पशु आहार इत्यादि भी बनाने में ज़्यादातर ग्वार का है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है? पशुओं के लिए जो चूरी बनाई जाती है, वो इस ग्वार से बनाई जाती हैं। ग्वार से गम भी है वो आपका निकलता है जो आपके कोई भी जो चीज़ें हैं चिपकाने के लिए ज़्यादातर है वो यूज़ की जाती है, ठीक है? तो आपका बात करें ग्वार के उत्पादन में भी राजस्थान देश में प्रथम है। प्रथम ही नहीं, ग्वार में तो राजस्थान का एक मोनोपोली आप कह लीजिए, देश का 90.36% ग्वार का उत्पादन राजस्थान में होता है। तो राजस्थान किस-किस में प्रथम है? बाजरा में प्रथम है, तो पोषक अनाज में भी प्रथम हो गया। राई व सरसों में प्रथम है, तो तिलहन में भी प्रथम हो गया। इसके अलावा ग्वार में भी राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। 90% देश का ग्वार राजस्थान में होता है। ठीक है? अब राजस्थान दूसरे स्थान पर किसमें है? तो राजस्थान मूँगफली के संदर्भ में राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। मूँगफली सबसे ज़्यादा गुजरात में होती है, उसके बाद में राजस्थान, फिर तमिलनाडु का स्थान है। अब ये जो अन्य राज्य दिए हुए हैं, इस अन्य राज्य को भी आप याद कर लीजिए। उस दशा में आपको अन्य राज्य याद करने हैं। आपके सिलेबस में अगर इंडिया जीके वाला पोर्शन है, भारत की कृषि इत्यादि है, तो आप ये तीनों ही याद कर लीजिए क्योंकि भारत की कृषि आपके सिलेबस में दी हुई है। चूँकि हम राजस्थान के विशेष संदर्भ में चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए इस पर ज़्यादा मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ। लेकिन आपके सिलेबस में अगर इंडियन एग्रीकल्चर है और उसमें फसलें इत्यादि का टॉपिक है, तो आप ध्यान में रख लीजिए, यहाँ पर आपसे इनका जोड़ा है वो डाल दिया जाएगा सीधा कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राई और सरसों में और फिर इसमें कौन-सा जोड़ा गलत है या कौन-सा सही है, तो वो थोड़ा-सा आप भारत के कृषि के संदर्भ में, फसलों के संदर्भ में इनको ध्यान में रखिएगा। ठीक है? तो राई और सरसों में राजस्थान पहला है, बाजरा तिलहन, पोषक अनाज और ग्वार में प्रथम है। लेकिन मूँगफली जो है, मूँगफली जैसे राजस्थान में बीकानेर जो है, बीकानेर का लूणकरणसर वहाँ राजस्थान का राजकोट है वो कहलाता है, ठीक है? और सबसे ज़्यादा मूँगफली का उत्पादन गुजरात के राजकोट में होता है, ठीक है? तो मूँगफली गुजरात, दूसरा राजस्थान है। इसके बाद में बात कर लेते हैं तीसरे स्थान पर क्या है? तो सेकंड स्थान पर केवल मूँगफली ही है, ठीक है? तो मूँगफली किसमें है? दूसरे स्थान पर है। ज़्यादातर पहले 5 फसलें पहले में हैं। अब तीसरे स्थान पर कौन है? तो ग्वार तो पहले स्थान पर है, जबकि ज्वार जो है, ज्वार, बाजरा ये आपकी काफ़ी उष्णकटिबंधीय फसलें हैं, जिसमें ज़्यादातर गर्मी की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है? और ग्रीष्म ऋतु में ये मेनली आपकी बोई जाती है, ठीक है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ज्वार जो है, तो ज्वार महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद में कर्नाटका में, ठीक है? दक्षिण पश्चिम भारत में होती हैं और फिर जो है वो आपका राजस्थान का स्थान आता है। तो ज्वार के संदर्भ में राजस्थान का स्थान कौन-सा है? तीसरा है। चना की बात करें तो चना में महाराष्ट्र प्रथम है, मध्य प्रदेश है, उसके बाद में राजस्थान है। तो चना में राजस्थान का तीसरा स्थान है।
ज्वार में राजस्थान का तीसरा स्थान है। कुल दलहन यानी कि जो दालें हैं, दलहन है, उस दलहन में भी राजस्थान का कौन-सा स्थान है? तीसरा स्थान है। दालें सबसे सर्वाधिक एमपी में, फिर महाराष्ट्र में, फिर राजस्थान में होती है। सोयाबीन में भी राजस्थान का देश में तीसरा स्थान है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आपका राजस्थान, यानी कि ये आप अगर हम देखेंगे तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कुल अगर चना में और जो सोयाबीन है इसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान का लगभग सेम ही हमें क्रम देखने को मिलेगा। ठीक है? और कुल दलहन में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान है। तो ये आप राजस्थान के संदर्भ में ध्यान रखना चाहे तो ज्वार, चना, दालें और सोयाबीन जो है इसमें राजस्थान देश में तीसरे स्थान पर है। ठीक है? तो ये आप अच्छी तरीके से पहली बात तो है आपको क्या याद होना चाहिए, स्थान कौन-सा है, ये आपको याद हो जाना चाहिए अच्छी तरीके से। उसके बाद में एक और डेटा है जो हमें याद करना होगा, तो इसमें राजस्थान क्या है? प्रथम है। किसमें? राई, सरसों, बाजरा, पोषक अनाज, तिलहन और ग्वार में प्रथम है। ये जो है केवल मूँगफली में राजस्थान का सेकंड स्थान है और फिर ये वाला सारा है इसमें राजस्थान का देश में थर्ड स्थान है। ज्वार, चना, दलहन और सोयाबीन, ठीक है? तो ये आप अच्छी तरीके से इस चीज़ों को ध्यान में रखिए। अब यहाँ पर कितना परसेंटेज राजस्थान का योगदान है? तो मेजर जो प्रथम स्थान है, उसका तो इनका तो बहुत अच्छी तरीके से ये तो डेफ़िनेटली आपको रट ही जाना चाहिए, ठीक है? आपका राई और सरसों में 44% है और बाजरा में 44.66% है, ठीक है? राई और सरसों का कितना है? 46 46 है, ठीक है? बाजरा में है 44.66 है। तिलहन में राजस्थान का 22% योगदान है देश में, 22.78%। पोषक अनाज में योगदान 15.66% है और ग्वार में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है, ठीक है? ग्वार में भी प्रथम है, इनका भी प्रथम है, लेकिन ग्वार में एकाधिकार हम कह सकते हैं, देश का 90% ग्वार है वो राजस्थान में होता है और इन 3 राज्यों को देखेंगे आप तो लगभग 98% तक ग्वार आपको इन्हीं तीनों राज्यों में मिल जाएगा। मूँगफली जो है वो मूँगफली का देश का 18.76% मूँगफली का उत्पादन राजस्थान में होता है। ज्वार की बात करें तो देश का 14.87% ज्वार राजस्थान में होती है। चना देश का 14.75% होता है राजस्थान में। दालें 13.88 और सोयाबीन जो है वो 8.05% होती हैं। ठीक है? तो ये भी थोड़ा-सा आप अच्छे से ध्यान में रख लीजिए, इनका राजस्थान में योगदान कितने प्रतिशत है, वो भी आप अच्छे से वो थोड़ा-सा ध्यान में रखने का प्रयास करें। अब सवाल इस प्रकार से पूछा जाएगा आपकी परीक्षा में, कैसा सवाल है वो बन सकता है? तो देखिए, प्रश्न क्या पूछ लिया है कि आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार निम्न में से कौन-सा युग्म जो है वो आपका सुमेलित नहीं है? फसलें दी हुई हैं और देश के कुल उत्पादन में राजस्थान का योगदान कितना है, ये आपसे पूछ लिया है। सुमेलित नहीं है पूछा है तो बाजरा का योगदान 44.66 है, ठीक है? और राई व सरसों का 46.13 है, तो ये बिल्कुल ठीक बात है। चना का 12.75, मूँगफली का 18.76। तो चना की बात कर लेते हैं, तो चना में कितना हमने पढ़ा था? 14.75 था, है ना? और इसमें कितना दिया है? 12.75। यहाँ पर एक बार पुनः आप देख लीजिए, चना की बात करें तो चना में 14.75 है, ठीक है? तो 12.75 तो किसी का फसल का है वो नहीं है, तो हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से परीक्षा में आपका सवाल टफ से टफेस्ट सवाल पूछ लिया जाए, तो ऐसा सवाल है वो आपसे देखने को मिलेगा। जनरली आपसे है वो आप कूट के माध्यम से मिलान करवा लिया जाता है। और इस प्रकार का भी सवाल बन सकता है सीधे तौर पर वन लाइनर कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुसार किस फसल में राजस्थान का प्रथम स्थान नहीं है? तो राई व सरसों का प्रथम है, ठीक है? और बाजरा का भी प्रथम है। राई सरसों के अंतर्गत आपका तिलहन हो जाएगा, बाजरा में पोषक अनाज का भी प्रथम है, ठीक है? और ग्वार का भी प्रथम है, लेकिन ज्वार नहीं है। यहाँ पर ग्वार और ज्वार में कन्फ्यूजन करने का प्रयास है वो किया जा रहा है, ठीक है? तो ज्वार में राजस्थान का ग्वार में प्रथम है, लेकिन ज्वार में प्रथम नहीं है, ज्वार में तीसरा है। यानी कि मूँगफली के अलावा सारे हैं आपके दूसरा केवल मूँगफली का ही है, मूँगफली के अलावा सारे तीसरे हैं या फिर प्रथम है। ठीक बात है? तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे बात करें तो राजस्थान में जो कृषि है, इस कृषि की बात करें तो राजस्थान में बहुत सारा जो सेक्टर है और राजस्थान सरकार के पास में जो भी टैक्सेज इत्यादि इम्पोज़ किया जाता है, केंद्रीय करों से जो हिस्सा मिलता है, तो उससे राजस्थान सरकार को जो टोटल इनकम होती है, आय जो जनरेट होती है, उस आय को कृषि के सेक्टर में कितना है वो व्यय किया जाता है, वो हम थोड़ा-सा देख लेते हैं। यहाँ पर राजस्थान के बजट 2024-25 के जो व्यय है, एक्सपेंडिचर है, उसको दर्शाया गया है। तो आप इस सारी ही चीज़ों को थोड़ा-सा अच्छी तरीके से
ध्यान में रखिएगा। वैसे तो हम कृषि के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं, तो कृषि वाला तो विशेष तौर पर हमें देखना है कि 2024-25 के बजट परिव्यय में कृषि के लिए राजस्थान में कितने व्यय है वो किया गया है, कितना जो व्यय है वो कृषि के अंतर्गत है वो किए जाने की जो बात है वो कही गई है। तो कृषि और संबंध जो क्षेत्र है, उसका जो व्यय है वो 1 नंबर पर ही देखने को मिल रहा है। कितना है? 5.84% राजस्थान के टोटल बजट है, उस टोटल बजट में 2024-25 में कृषि और जो आपका संबंध सेवाएँ हैं, उस पे कितना व्यय है? लगभग 6% या 5.84% का जो व्यय है, कृषि और संबंध सेवाओं पर। राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो खर्चा होता है, बजट का एक्सपेंडिचर जो होता है, वो किस क्षेत्र में किया जाता है? सामुदायिक सेवाओं में, सामाजिक और सामुदायिक जो सेवा है, उसमें सबसे ज़्यादा बजट का एक्सपेंडिचर होता है। कितना है? 54.79 यानी कि लगभग 55% जो है पूरा बजट जो है आधे से ज़्यादा है सामाजिक और सामुदायिक सेवा है, यानी कि जो आपकी चिकित्सा सेवाएँ हैं और सामाजिक बहुत सारी जो चीज़ें हैं, उस पर खर्च है वो हो जाता है। ठीक बात है। उसके बाद में दूसरा सबसे ज़्यादा जो बजट का जहाँ खर्च होता है, वो कौन-सा सेक्टर है? एनर्जी सेक्टर है। ऊर्जा में राजस्थान के बजट का 14% है वो खर्च हो जाता है सामाजिक और सामुदायिक सेवा के बाद में एनर्जी पर। और तीसरा जो है वो सेक्टर है रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास जो है इस पर, ये आपका 3 नंबर पर है। यहाँ पर मैं आपको नंबरिंग कर देता हूँ ऊपर, यानी कि फर्स्ट नंबर जो है ये आपका कौन-सा है? सामुदायिक सेवाएँ हैं। सेकंड नंबर जहाँ बजट का एक्सपेंडिचर हो रहा है वो आपका ऊर्जा सेक्टर है। थर्ड नंबर जो है वो आपका कौन-सा हो जाएगा? ग्रामीण विकास है वो हो जाएगा। ठीक है? कितना? 9.65%। उसके बाद में जो है वो आपका 6% किसमें है? ये आपका परिवहन में, जो आपका ट्रांसपोर्टेशन है, इसमें, यानी कि चौथा नंबर इसका आ जाएगा। और फिर 5वां नंबर है वो हमारा कृषि का ही लगेगा, या फिर और है कोई? कृषि ही है 5वें नंबर पर। ठीक है? तो ये स्कीम वार आय व्यय के अंतर्गत राजस्थान में आय व्यय परिव्यय जो है वो सबसे ज़्यादा जो है व्यय किसमें होता है? तो सबसे ज़्यादा जो व्यय है वो कृषि में, सॉरी, सामुदायिक सेवा में होता है, लेकिन कृषि में 5वां स्थान है। कृषि में कितना? 5.84। तो ये जहाँ राजस्थान की अर्थव्यवस्था जो आपके सिलेबस में अगर दी हुई होती है, तो उस अर्थव्यवस्था के संदर्भ में या बजट के संदर्भ में ये चीज़ है वो पूछी जाती है। विगत कुछ परीक्षाओं में, आरएस जैसी परीक्षाओं में ये सवाल पूछ भी लिया जाता है। ठीक है? तो ये थोड़ा-सा आप वो ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात है कि राजस्थान सरकार का जो एक लक्ष्य है, काफ़ी बार भजनलाल मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी ये स्टेटमेंट है वो दिया गया है कि राजस्थान को 2028-29 तक जो है वो राजस्थान की अर्थव्यवस्था को $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाए जाने का हमारा लक्ष्य है। तो ये सवाल आपसे परीक्षा में भी पूछा जा सकता है, आर्थिक समीक्षा में सीधे तौर पर दिया हुआ है। तो सवाल इस प्रकार से बन जाता है कि किस वर्ष तक राजस्थान की अर्थव्यवस्था को $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाए जाने का लक्ष्य राजस्थान सरकार का है? तो किस वर्ष है? वर्ष 2029 तक। और यहाँ पर इसी आर्थिक समीक्षा में कहीं-कहीं 2028-29 भी दिया हुआ है। तो वित्तीय वर्ष 2028-29 या 2029 तक राजस्थान, यानी कि 28-29 सम्मिलित रूप से दिया जाए तो आप 28-29 बता लेना, और केवल 29 दिया जाए तो आप 29 है वो करना है। तो राजस्थान सरकार का जो लक्ष्य है वर्ष 2029 तक $350 बिलियन। तो ये या तो आपसे वर्ष पूछा जाएगा और डॉलर प्रश्न में दे दिया जाएगा, और या फिर वर्ष प्रश्न में दे करके डॉलर उत्तर में है वो आपसे विकल्प में पूछा जा सकता है। तो ये दोनों बातें ध्यान में रखिए। वर्ष 2029 है और बिलियन डॉलर है, $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था हासिल करने का लक्ष्य है। इसके लिए क्या करना होगा हमें? तो इसके लिए जो एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज़ है, उसमें हमें टेक्निकल इनोवेशन करना होगा, तकनीकी नवाचार करने की आवश्यकता रहेगी। इसके अलावा औद्योगिक उत्पादन को भी है वो विस्तारित करना होगा। नवीनीकरणीय जो ऊर्जा है उसमें निवेश, यानी कि जो सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, इस प्रकार की रिन्यूएबल एनर्जी है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट है वो करना होगा। और समृद्ध सांस्कृतिक जो विरासत है, उसका उपयोग करके पर्यटन को भी हमें बढ़ावा देना होगा, यानी कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं, वैसे पर्यटन में कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तो करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है? राजस्थान के अगर हम बात करें तो विभिन्न प्रकार के जो नेशनल पार्क्स है, यूनेस्को के अंतर्गत जो धरोहर साइटें हैं, किले हैं, महल हैं, छतरियाँ हैं, हवेलियाँ हैं, उनका रख-रखाव करने में वो जो खर्च होता है वो होता है। बाकी टूरिस्ट जो होता है, इससे क्या है, सबसे ज़्यादा हमें इंटरनेशनल जो मुद्रा है वो प्राप्त होती है, विदेशी मुद्रा है वो प्राप्त होती है, और वो किसी भी राज्य के लिए,
किसी भी देश के लिए बहुत ही सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है। तो इसके लिए जो है $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था के लिए क्या करना होगा? कृषि के लिए टेक्निकली जो नवाचार है वो करने की बात है वो कही गई है, औद्योगिक उत्पादन में विस्तार की बात कही गई है, रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट की बात कही गई है और चौथी बात है कि राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक जो धरोहर है, राजस्थान की जो विरासत है, राजस्थान का स्थापत्य कला है, उसमें जो आपके नवाचार करके उसको बढ़ावा दे करके राजस्थान में टूरिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा, पर्यटन सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना है। इससे राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है वो $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हम 2029 तक हासिल कर पाएँगे। देखिए, अगला प्रश्न है कि राजस्थान में दो अब कुछ प्रश्न जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। राजस्थान में 2011-12 से 2024-25 की अवधि के दौरान कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में चक्रवर्ती वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही है? तो ये 2022-23 में एक प्रश्न एक पेपर में प्रश्न पूछा था, तो उसको हमने 2024-25 की आर्थिक समीक्षा में इम्प्लीमेंट करके वो रखा है। तो ये हमने डिस्कस भी किया था, इसका आंसर क्या होगा? 4.76%, 5.24, 5.92 या फिर 6.54%। ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 पॉइंट जो 700% है ये राजस्थान में चक्रवर्ती वार्षिक वृद्धि दर जो है वो आपकी स्थिर मूल्यों पर हमने देखी कि 2011-12 में राजस्थान में कितनी थी, यानी कि कृषि और संबंध क्षेत्र का जो योगदान है वो कितना था? हमने देखा कि 1.19 लाख करोड़ रुपए। ठीक है? और 2024-25 में ये कितना बढ़ करके हो गया? 2.18 लाख करोड़ रुपए है वो हो गया। ये आपका स्थिर मूल्यों पर है। तो ये CAGR चक्रवर्ती वार्षिक वृद्धि दर है वो कितनी हो गई? 4.76% है वो हमें देखने को मिली है। बाकी स्थिर मूल्यों पर गत वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है? ठीक है, तो गत वर्ष की तुलना में हमने देखा, गत वर्ष वृद्धि जो है वो स्थिर मूल्यों पर कितनी है? 5.05% की स्थिर मूल्यों पर आपकी वार्षिक वृद्धि हमें देखने को मिली थी। वर्ष 2024-25 में राजस्थान के कुल सकल राज्य मूल्यवर्धन में स्थिर कीमतों पर कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? तो स्थिर क्षेत्रों पर कृषि का 28.5, 26.42, 26.45। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है सी हो जाएगा। 26.54 था, 45 नहीं था, है ना? 26.54% स्थिर मूल्यों पर कृषि का योगदान था और प्रचलित मूल्यों पर आपसे पूछ लिया जाए तो 26.92 जो है ये आपकी करंट प्राइस पर था, प्रचलित मूल्य पर था। और कंस्टेंट प्राइस पर हमें पूछा है तो वो है 26.54%। ठीक बात है। और ये आपका किसका? उद्योग का सॉरी सेवा क्षेत्र का आपका 44 या 46 के आसपास में सेवा क्षेत्र का था। आगे बात करें तो राजस्थान की किस कृषि फसल की उत्पादकता किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक रही है? तो ये कृषि उत्पादकता से संबंधित ये प्रश्न वैसे बना बनाया है, लेकिन इस प्रकार का जो प्रश्न है वो आपसे पूछा जा सकता है कृषि उत्पादकता के संदर्भ में। तो सबसे ज्यादा किसकी है? ग्वार, कपास, गन्ना और तिलहन। तो सबसे ज्यादा गन्ना की उत्पादकता, कृषि उत्पादकता हमें सबसे ज्यादा देखने को वो मिली थी। ठीक है, तो कृषि उत्पादकता सर्वाधिक गन्ना की। आगे बात करें अगले सवाल की ओर। भू उपयोग सांख्यिकी 2023-24 के अनुसार राजस्थान में भूमि उपयोग के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? राजस्थान में शुद्ध बोयोगे क्षेत्रफल के अंतर्गत 53.10% बिल्कुल सही बात है। वानिकी के अंतर्गत 8.13 ये भी सही है। बंजर भूमि 10.26 ये भी सही है। तो राइट कौन सा हो जाएगा? गलत कौन सा हो जाएगा? स्थायी चारागाह एवं अन्य गोचर भूमि। तो इसके अंतर्गत कितना था? 4% के आसपास में था। ठीक बात है। 4.4 के कुछ आसपास में था। तो स्थायी चारागाह व अन्य गोचर भूमि है वो आपका इसका राइट जवाब है वो हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बात करें तो राजस्थान में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार प्रचलित भूमि जोतों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग से संबंधित सवाल कि राजस्थान में कृषि गणना 2015-16 में वर्ष 2010-11 की तुलना में भूमि जोतों की संख्या में 11.14% की वृद्धि हुई है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हमने देखा कि राजस्थान में प्रचलित भूमि जोतों की जो संख्या है वो कितनी थी? 76.55 लाख थी। ठीक है, और पिछली बार की तुलना में पहले कितनी थी? 68.88 लाख। और इसमें कितनी वृद्धि हमें देखने को मिली है? 11.14% की हमें वृद्धि देखने को वो मिली थी।
ठीक बात है, तो वृद्धि हुई ये बात बिल्कुल सत्य है। स्टेटमेंट 2 ये कहता है कि समान अवधि में यानी कि इसी जो वर्ष की अवधि में समान अवधि में सीमांत लघु, अर्ध मध्यम और मध्यम आकार वर्गों की जोतों में वृद्धि जबकि बड़े आकार के वर्गों की जोतों में कमी हुई है। तो ये भी हमने देखा कि बड़े आकार के वर्गों की जोतों में जो है वो कमी भी कितने हुई थी 11.14% की हमें बड़े आकार के वर्ग जोतों में कमी और बाकी वाले में वृद्धि देखने को मिली। जबकि महिला भूजोतों की संख्या में सभी प्रकार के भूजोतों में हमें वृद्धि देखने को मिली थी। तीसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि बड़े आकार की भूजोतों की संख्या में कमी से ये प्रतीत होता है कि संयुक्त परिवारों के विघटन के कारण भूमि नामांतरण में वृद्धि हुई। ठीक है, तो बड़े आकार की भूजोतों की संख्या में कमी हुई है। तो बड़े आकार का भूजोत कम कैसे हुआ, कम होने की वजह क्या रही? तो मैंने आपको काफी बार ये चीज बताई थी कि बड़े आकार के भूजोत और मध्यम आकार के भूजोत निरंतर कम होते जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि भूमि नामांतरण में वृद्धि हुई है यानी कि परिवारों का विभाजन हुआ है। विभाजन हुआ है तो पहले एक पिता के नाम पर जमीन थी, अब पिता के 3 लड़के हैं या 4 लड़के हैं तो उन चारों लड़कों के नाम पर भूमि का नामांतरण हो गया है। तो भूमि का नामांतरण होगा तो बड़े भूजोत है वो कम होंगे और धीरे धीरे बड़े वाले हैं वो मध्यम में कन्वर्ट होंगे, मध्यम वाले अर्ध मध्यम में होंगे, अर्ध मध्यम वाले आपके मध्यम में और फिर आपके लघु और सीमांत तक है वो चले जाएंगे। ठीक बात है, तो ये आपकी क्या हो रही है, ये तीसरा स्टेटमेंट भी सत्य है। तो उपयुक्त सभी कथन जो है वो सही है। तो ये इस प्रकार का प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। आगे बात करें, कृषि और संबंध क्षेत्र के उप क्षेत्रों में शामिल नहीं है। तो कृषि और संबंध क्षेत्रों में फसलें हैं, पशुधन भी है, खनन नहीं है, वानिकी भी है। ठीक है, और इसका योगदान कितना क्या था वो भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान होना चाहिए। तो खनन किसके अंतर्गत है, ये आपका उद्योग सेक्टर के अंतर्गत आ जाएगा। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार कृषि और संबंध क्षेत्र में स्थिर मूल्यों पर 2024-25 में 2023-24 की तुलना में वृद्धि और कृषि और संबंध क्षेत्रों की यानी कि आपकी वार्षिक वृद्धि पूछी गई है। तो वार्षिक वृद्धि कितनी थी, 5.05% स्थिर मूल्यों पर पूछी गई है। तो स्थिर मूल्यों पर 5.04, प्रचलित मूल्यों पर आपसे वार्षिक वृद्धि दर पूछ ली जाए प्रचलित मूल्यों पर तो ये आपकी कितनी रही थी 11.44%। और ये आपकी वार्षिक यानी कि CAGR है। ठीक है, कब से कब तक की, 2011-12 से 2024-25 तक की। ठीक है, और 9.64% ये भी आपकी क्या है, CAGR है। ये आपकी 2020-21 से लगा करके 2024-25 की प्रचलित मूल्यों पर है। ठीक है, प्रचलित मूल्य पर CAGR और ये स्थिर मूल्यों पर ये आपका वर्ष 2011-12 से 24-25 तक के हैं। तो ये हमने डिस्कस करी, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वाली है, अच्छी से ध्यान में रखिए। और वार्षिक जो वृद्धि दर है ये भी पूछी जा सकती है। तो 5.05, 11.44। तो ये इसके अलावा 2024-25 में राजस्थान के GSVA में कृषि और संबंध क्षेत्र के किस उप क्षेत्र का योगदान है वो सर्वाधिक है वो रहा है। तो सबसे ज्यादा योगदान किसके, फसलें पशुधन का रहा था। ठीक है, कितना था 46.77%। और इसका फसलों का दूसरा था 46.17%। ठीक है, और फिर आपका वानिकी का था और फिर आपका मत्स्य का था। आगे बात करें, राजस्थान में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल प्रचालित भूमि जोतों की संख्या 76.55 लाख थी। इससे पहले कितनी थी, 68.88 लाख। कमी कितनी या वृद्धि कितनी, तो 11.14% की हमें वृद्धि देखने को मिली। आगे बात करें, 2024-25 में राजस्थान राज्य के खरीफ फसलों के अंतर्गत फसल क्षेत्र की आय में सर्वाधिक योगदान किस फसल का है। तो खरीफ के अंतर्गत आय में सर्वाधिक जो योगदान है वो आपका किसका है, मूंगफली। मूंगफली का हो जाएगा खरीफ में। तो पहले स्थान मूंगफली का था, फिर दूसरा बाजरा का था और फिर जो तीसरा था वो किसका था, मूंग का था। मूंगफली, बाजरा, मूंग। रबी में पूछ लिया जाए तो रबी में पहले सरसों का, फिर गेहूं का और फिर चना का था। राजस्थान राज्य में पशुधन क्षेत्र में होने वाली आय में सर्वाधिक योगदान करता है। तो पशुधन का जो है 46.17% था और पशुधन में सबसे ज्यादा है वो 80.17% जो है वो आपका दूध का है। ठीक है, और उसके बाद में पोल्ट्री सहित मांस इत्यादि आ जाता है।
उन फसलों का चयन कीजिए जिसके उत्पादन में राजस्थान का देश के कुल उत्पादन में 40% से अधिक योगदान है। तो 40% से अधिक एक तो बाजरे का है, ठीक है? कितना है? 44% है। सरसों का है 46% है और चना का जो है, चना में तो राजस्थान का तीसरा स्थान है देश में ही, तो ये तो होगा नहीं। और ग्वार जो है, ग्वार का है वो 90% है, ठीक है? तो 40% से अधिक किसका हो गया? इन 3 फसलों का, बाजरा, सरसों और ग्वार। तो बाजरा, सरसों 1, 2 और 4 इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। ठीक है? तो ऐसे कुछ प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो ये कुछ प्रश्न हमने डिस्कस करे। बाकी आप टेस्ट सीरीज वाले एप्लीकेशन में वहाँ पर टेस्ट प्रैक्टिस आप है वो थोड़ी-सी अच्छी तरीके से कर लीजिए। ये जो-जो टॉपिक जैसे आपके कंप्लीट होते जा रहे हैं, ठीक बात है? तो उससे आपको ये पता चल पाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हमने जो पढ़ा है वहाँ से कैसे सवाल है वो परीक्षा में बन सकते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें इनका अच्छी तरीके से रिवीजन करें और चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा आप बार-बार पिछले पन्ने पलटते जाएँगे, आगे नए पढ़ते जाएँगे, फिर पिछले पलटते जाएँगे, आगे नए पढ़ते जाएँगे, तभी चीज़ें हैं वो आपको स्थायी रूप से है वो याद हो पाएगी। ठीक है? तो थैंक यू सो मच, बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अगले सेशन में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, नमस्कार।